अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे सेलेक्टेड केसेस के बारे में अपनी चर्चा, जहां पर हम लोग अब आगे अपनी चर्चा करेंगे हेमंत कुमार सिंधी एंड अदर्स का केस। यहां पर इन वीडियो को वापस से शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी दे देना चाहूं कि हमारा यूट्यूब चैनल CACSvideos.com यूट्यूब वालों ने सस्पेंड कर दिया है, इसीलिए हम अब आप तक YouTube के थ्रू वीडियोस नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि अचानक से YouTube बिना किसी नोटिफिकेशन के चैनल को सस्पेंड कर देती है। इसकी वजह से हमने 2-3 YouTube बनाने का डिसाइड किया है। हम लोगों ने CA फाइनल ग्रुप 2 अभिनव झा की अनोखी कक्षा करके अलग अलग चैनल बनाए हैं। आपको जहां जहां जिस चैनल पर हमारी वीडियो मिलेगी, प्लीज आप 2-3 चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हम आप तक अपनी वीडियो को डायरेक्ट पहुंचा सकें। ठीक है, तो आपको अगर लिंक नहीं मिल रहा हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं cacsabhinavjha@gmail.com हमारी डायरेक्ट ईमेल की आईडी है, जहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी 2-3 आईडी और है। अगर आप हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो cacsvideos@gmail.com पे मेल कीजिएगा। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो वीडियो के रिस्पेक्ट में, या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, या फिर अदरवाइज आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो cacsabhinavjha@gmail.com पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये CACS अभिनव झा आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, ये आईडी आपको याद ही कर लेना है, ताकि आप मुझसे कभी भी लाइफ में कांटेक्ट करना चाहो तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाओ। अब हम लोग बात करते हैं हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर का केस। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है, हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर का केस। अब यहाँ पर इशू क्या उठता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है, यही 3 पॉइंट में आपको पढ़ना है, लिखना है, सोचना है और समझना है केसेस के बारे में कभी भी, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में ही इंस्ट्रक्शन दे के रखा था। तो ये हेमंत कुमार का केस क्या बोलता है। अब जहां तक SSC के पास जब सर्च चल रहा था तो उसने कुछ गोल्ड बार्स को उसने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था। सर्च उस पर इनिशिएट हो चुका था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था और उसने गोल्ड बार को सरेंडर कर दिया। डर के मारे हो सकता है सरेंडर कर दिया हो। तो अब मान लो कि आपका सर्च इनिशिएट हो गया, उसके बाद कंप्लीट होने के बीच के दौरान आपने सरेंडर कर दिया। गोल्ड बार को इसने क्या किया, पेंडेंसी था, कंप्लीट नहीं था, तभी सरेंडर कर दिया। अब ये क्या बोलने लगा असेसिंग ऑफिसर से कि ये जो गोल्ड बार हमने सरेंडर किया है, इसको हमें सेल आउट करने दो, और सेल करने के बाद जो हमें कैश मिलेगा, पैसे मिलेंगे, उससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटीज चुकाएंगे। तो फिर यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर मना कर दिया, बोला हम कुछ नहीं जानते, आप कहीं से भी पैसे लाओ, पर ये आपका गोल्ड बार फिलहाल तो सीज्ड गोल्ड बार माना जाएगा और आप उसको बेचकर पैसे चुका नहीं सकते हो अपनी टैक्स लायबिलिटीज की। तो यहां पर इशू क्या उठा, यहां पर इशू आपका यही उठा कि क्या सर्च में जो सरेंडर किए गए गोल्ड बार को बेचकर टैक्स की लायबिलिटीज चुका सकता है हेमंत कुमार सिंधी, भले ही उसका जो सर्च असेसमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हाईकोर्ट के पास मामला गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास मामला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि लायबिलिटीज जब असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद लायबिलिटीज डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले असेसमेंट कंप्लीट होगा, कंप्लीट होने के बाद लायबिलिटीज जो होती है वो डिटरमाइन की जाएगी, और जब लायबिलिटीज डिटरमाइन की जाएगी तो आपको डिमांड नोटिस दिया जाएगा, और उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग जो होता है वो इनिशिएट होगा। मतलब क्या हुआ कि रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होने के बाद आप गोल्ड बार जो आपको दिया जाएगा, आपका सीज को फ्री किया जाएगा, तब आप उस गोल्ड बार को बेच सकते हो, लेकिन फिलहाल नहीं बेच सकते हो। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन आया कि जब तक सर्च असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो गया, तब तक सीज्ड गोल्ड बार को बेचकर अपनी टैक्स लायबिलिटीज जो है हेमंत कुमार सिंधी साहब चुका नहीं सकते हैं। हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर के केस में ये बात आई। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के रिस्पेक्ट में। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ठीक है, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय में हो सकता है क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। सेक्शन 133 जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इंक्वायरी या फिर आपका इंफॉर्मेशन मंगवाने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो कॉल कर सकता है, किसी भी एसएससी को कॉल कर सकता है। अगर मान लो कि उसका प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है,
तब तो वही कॉल कर सकता है। लेकिन अगर पेंडिंग नहीं है तो उस सिचुएशन में आपका डायरेक्टर या फिर कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर या प्रिंसिपल कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल लेकर बुला सकता है, कॉल कर सकता है। इसी चीज पर सवाल उठा। यहां पर इशू क्या हुआ, यहां पर इशू क्या हुआ कि अगर एसएससी का केस पेंडिंग नहीं है तो भी क्या उसको बुलाया जा सकता है इंफॉर्मेशन या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन जानने के लिए या फिर इंक्वायरी के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। देखो मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, यानी कि लॉ पर ही सवाल उठा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरल इंफॉर्मेशन जो होता है वो बैंक वगैरह से मंगवा लेती है, लेकिन स्पेशल केस में स्पेशल नेचर का इंफॉर्मेशन के लिए अगर मान लो कि पेंडिंग नहीं है, एसएससी का जो प्रोसीडिंग होता है नॉट पेंडिंग है, तो उस सिचुएशन में यहां पर लॉ बोलता है कि डायरेक्टर या कमिश्नर या प्रिंसिपल डायरेक्टर या प्रिंसिपल कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल लेकर एसएससी को बुलाया जा सकता है इंफॉर्मेशन वगैरह सब देने के लिए प्रोसीडिंग में। इसीलिए कंक्लूजन अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। तो कथिरूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कथिरूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली मतलब आने का चांस नहीं है शायद, लेकिन 2014 का मामला है तो होप मे भी आ जाए, तो फिर क्या कर सकते हो। तो ध्यान रखना, बस लॉ ही बोलता है, उस पर ही सवाल उठा दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर आपका सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 2013 का मामला है, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला, सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 2013 और बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला, ठीक है। तो सहारा की मैक्सिमम चीजें आपको जैसा कि पता है मुंबई में है, ज्यादातर चीजें सहारा की मुंबई में है। यहाँ पर 127 सबसेक्शन 1 में बोला गया कि अगर कोई असेसिंग ऑफिसर है, सेक्शन 127 क्या बोलता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर या उसका सब ऑर्डिनेट्स है जिसके पास केस चल रहा था, उससे दूसरे असेसिंग ऑफिसर या फिर उसके सब ऑर्डिनेट्स के पास जो है केस को ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इशू क्या उठता है, क्या इस ट्रांसफर करने पर जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है क्या एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये था कि क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है क्या। अब ये सवाल क्यों उठा, इसका ऑब्जर्वेशन देखते देखते आपको पता चल जाएगा। ये सवाल इसीलिए उठा कि एक आता है आपका सेक्शन 127 का सबसेक्शन 1। ये सेक्शन क्या बोलता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी मे गिव, सबसे पहले क्वेश्चन उठा दिया कि मे गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द एसएससी हुज केस इज पेंडिंग, जिसका केस पेंडिंग है उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे सकता है, मे गिव, ठीक है, मे गिव, ठीक है। दूसरी बात यहां पर बोली गई वेन एवर पॉसिबल टू डू सो, जब पॉसिबल हो तभी दे सकता है। मे बोल के कंफ्यूज कर दिया पहले, फिर बोला पॉसिबल हो तभी दे सकता है, लेकिन रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप केस को ट्रांसफर करते हो तो रीजन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये मामला चला गया बॉम्बे हाईकोर्ट तक कि क्या मे, तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि मे को यहाँ पर शैल की तरह इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, मतलब मे को आपको सैल की तरह पढ़ना पड़ेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा। असेसिंग ऑफिसर बोला अगर पॉसिबल नहीं है तो, मतलब व्हेनेवर पॉसिबल तभी हम अपॉर्चुनिटी दे पाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो तब आपको केवल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रीजन रिकॉर्ड तो दोनों हाल में करना पड़ेगा, आप अपॉर्चुनिटी देते हो या नहीं भी देते हो, रीजन रिकॉर्ड दोनों हाल में करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर मे को शैल की तरह पढ़कर आपको इंटरप्रिटेशन निकालना जरूरी है। अगर पॉसिबल है एसएससी को अपॉर्चुनिटी दे पाना तो आप दोगे ही पक्का से पक्का। सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला। अब हम लोग आगे बात करते हैं लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड, ठीक है। जैसा कि आपको पता है लोधी रोड, लोधी गार्डन, ठीक है, ये सारी चीजें दिल्ली में है, तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये मामला है। तो लोधी जो है लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड, मतलब लोधी गार्डन के बगल में मान लो कि प्रॉपर्टी एक कंपनी है, ठीक है, लोधी प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड करके जो आपकी कंपनी है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक आता है आपका सेक्शन 119 और सेक्शन 295। दो सेक्शन को मैं सीबीडीटी का यानी कि बोर्ड का दबंग सेक्शन बोलता हूं, सीबीडीटी का दबंग सेक्शन। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि क्या बोलते हैं, जो आपका सीबीडीटी होता है वो अगर मान लो कोई क्लेम है या फिर डर है, डर मतलब डी का मतलब डिडक्शन, डी का मतलब डिडक्शन, ए का मतलब एप्लीकेशन, रिफंड या रिलीफ, ठीक है। क्लेम, डिडक्शन, एप्लीकेशन, रिफंड या रिलीफ सबका मामला है। तो उस सिचुएशन में बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी प्रकार के जो कंडीशन होते हैं या फिर आपका
टाइम लिमिट होता है उन सबसे कंडोन कर सकती है अगर उसको ठीक लगा तो, सब्जेक्ट टू कंडीशन लॉ में अदरवाइज कहीं पर कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया हो। तो सीबीडीटी के पास एक दबंग पावर है, ये वाला पावर है। अब सवाल ये उठता है, डज द सीबीडीटी हैव पावर अंडर सेक्शन 119 टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम? अगर रिटर्न फाइल करने में देर कर दिया तो क्या सीबीडीटी माफ कर सकता है रिटर्न फाइल करने में देर कर दिया तो? अब यहां पर मान लो इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से एक दिन बेचारा डिले हो गया था एसएससी, तो इशू तो आपको यहां पर पता चल गया कि 119 के तहत क्या रिटर्न फाइल करने के डिले को कंडोन कर सकता है। ऑब्जर्वेशन किया आपका दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन किया? दिल्ली हाईकोर्ट ने बोर्ड के दबंग पावर को देखा, यानी कि सेक्शन 119 के पावर को देखा। उसके बाद बोर्ड ने बोला कि अगर मान लो कि 119 में बोर्ड का पावर है कि अगर जेन्युइन हार्डशिप लगे एसएससी के पास तो उसके इस रिटर्न फाइल करने के डिले को भी कंडोन कर सकती है। तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर कंक्लूड किया कि यस, ये कंडोन कर सकती है रिटर्न फाइल करने में भी डिले इवन। और तीसरी बात हाईकोर्ट ने देखी थी, यहाँ पर बेचारे एसएससी का एक ही दिन से डिले हुआ था, हुआ होगा किसी कारण से, कोई मड़वड़ गया होगा या फिर अदरवाइज जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब उसका चला गया होगा, तो ये सब कारण को भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद अगले केस के बारे में देखते हैं, गोविंद नगर सुगर लिमिटेड। गोविंद नगर सुगर लिमिटेड, ठीक है, तो गोविंद मतलब कृष्ण भगवान, ठीक है। अब कृष्ण भगवान चीनी बहुत खाते थे तो वो इंद्रप्रस्थ चले गए दिल्ली में, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ वगैरह सब की कहानी महाभारत में आती है, आपने देखा होगा, और इंद्रप्रस्थ नगर अभी भी दिल्ली में है, ठीक है। अब गोविंद नगर सुगर लिमिटेड 2011 का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। अब यहाँ पर सवाल क्या उठा जिसका जवाब आपको पहले से ही पता है, क्या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है अगर टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो? अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो ये तो आपको जवाब पहले से पता है, केवल आप एटलीस्ट गोविंद नगर सुगर लिमिटेड ना भी याद रख सको तो दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, ये जरूर याद रखना। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा अगर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 को सेक्शन 80 के साथ रीड करते हैं तो केवल लॉस के लिए क्राइटेरिया है कि लॉस को आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जब टाइम पर रिटर्न फाइल किया है, ठीक है, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। और दूसरा जो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होता है उसमें ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं है, इसीलिए इसको बिंदास कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। अगला केस हम लोग देखते हैं, उड़ीसा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओडिशा हाईकोर्ट का मामला है, उड़ीसा हाईकोर्ट का मामला है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जहां तक बात करते हैं कि केवल एक स्टेटमेंट देकर, रिवाइज स्टेटमेंट देकर क्या आप ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो केवल रिवाइज स्टेटमेंट देकर? आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा गोटेज इंडिया लिमिटेड का केस, गोटेज इंडिया लिमिटेड का केस, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला था, इसी का रेफरेंस लिया उड़ीसा रूरल हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने, ठीक है। यहाँ पर इसका रेफरेंस लेते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एसएससी भाई साहब ऐसा कहाँ पढ़ लिया आपने कि आप एक रिवाइज स्टेटमेंट दे दो और आप ओरिजिनल रिटर्न के पार्टिकुलर को चेंज करवा सकते हो। इनकम टैक्स में अगर ये रिवाइज स्टेटमेंट देने से अगर काम बन जाता तो फिर 139 सबसेक्शन 5 को डाला ही क्यों जाता? 139 सबसेक्शन 5 को जो डाला गया है वो डाला ही क्यों जाता? उसकी जरूरत ही क्यों आन पड़ती रिवाइज रिटर्न फाइल करने वाले सेक्शन को? मतलब आप सेक्शन 139 के सबसेक्शन 5 के तहत अगर आप रिवाइज करते हो अपने रिटर्न को, कुछ गलतियां वगैरह सब हो जाती है या कुछ छूट छाट गया उसको ठीक करने के लिए, तभी आपका रिवाइज कंसिडर किया जाएगा। गोटेज इंडिया लिमिटेड का केस काफी फेमस है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का मामला। इससे आप उड़ीसा हाईकोर्ट का मतलब केस और आपका सुप्रीम कोर्ट का मामला दोनों को जो है रेफरेंस ले सकते हो। मतलब असेसिंग ऑफिसर के बाप के पास भी पावर नहीं है कि वो आपको बिना रिवाइज रिटर्न के आपके स्टेटमेंट के बेसिस पर आपके क्लेम को कंसिडर कर सके। तो असेसिंग ऑफिसर के पास कहां से पावर होगा? अगला केस आता है आपका श्रीमती ए कौशल्या बाई का केस। श्रीमती ए कौशल्या बाई का केस, ठीक है। तो ये आपको केस याद रखना काफी जरूरी है, ये केस का आप रेफरेंस ले सकते हो, ये केस काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौशल्या बाई को आपने रामायण में काफी अच्छे तरीके से सुना होगा। कौशल्या बाई के चक्कर में आपको क्या बोलते हैं, राम जी को वनवास वगैरह सब जाना पड़ा था, ऐसी कहानी में आती है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या मामला था? यहाँ पर मामला था कि आपका
किसी कारणवश एसएससी का जो होता है वो टैक्सेबल लिमिट टैक्स बनता ही नहीं है, कोई टैक्स नहीं बनता है, लेकिन वो बेचारा उसको जो पेमेंट मिलता है वो चैप्टर 17B में यानी कि टीडीएस के चैप्टर में फॉल करता है। तो क्या उनके ऊपर 206 अट्रैक्ट ना हो जाए? क्या केवल 206 का AA का जो हायर टैक्स होता है, मतलब अगर पैन फर्निश नहीं किया तो उस सिचुएशन में एक्ट का रेट या फिर प्रोविजन का रेट या फिर आपका जो आपका 20% होता है विचेवर इज हायर के रेट से टैक्स लग जाता है अगर पैन फर्निश नहीं किया डिडक्टी ने तो, ठीक है, या फिर आपका गलत फर्निश किया तभी भी। तो 206 AA का हायर रेट का जो टैक्स लग से बचने के लिए, क्या केवल इससे बचने के लिए इनको पैन लेना पड़ेगा? भले ही अदरवाइज इनको लॉ में पैन लेने की जरूरत नहीं है। तो कौशल्या बाई को आ गया गुस्सा, श्रीमती ए कौशल्या बाई को, और वो पहुंच गई कहां पर? वो दौड़ के पहुंच गई कर्नाटका हाईकोर्ट के पास। कर्नाटका हाईकोर्ट के पास कर्नाटका हाईकोर्ट ने इशू देखा, उसके बाद ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन में देखा कि 139A क्या बोलता है। 139A बोलता है कि जिनका इनकम टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड करेगा उन्हीं को पैन लेना है। दूसरा, चैप्टर 17B को देखा। चैप्टर 17B को देखा। चैप्टर 17B बोलता है कि हायर रेट से टीडीएस लगेगा अगर डिडक्टी ने पैन फर्निश नहीं किया, ठीक है, या फिर पैन जो होता है वो पैन लिया ही नहीं या फिर फर्निश नहीं किया उस सिचुएशन में, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं कि 197A करके एक आता है सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो भले ही आपका फॉर्म 15G आपने फाइल किया है फिर भी आपको पैन फर्निश करना होगा। भले ही आपने ये जो कुछ भी कागजात फाइल करो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको हायर रेट से टीडीएस कटेगा। मतलब साफ है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यहाँ पर देखा कि मतलब यहाँ पर देखा सारी चीजों को कि आपका 139A और जो आपका ये सारे सेक्शंस होते हैं 206AA, ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहा है। हाईकोर्ट ने इस बात को ऑब्जर्व की। एक तो ये पहले बोला कि भैया आपका टैक्सेबल लिमिट से बढ़ेगा तभी पैन लो, और तभी पैन लोगे आप, उसका मैंडेटरी है, ठीक है, लेकिन ये बोलता है कि भैया आप टीडीएस कटेगा आपको तो पैन देना ही पड़ेगा। इन सब कॉन्ट्राडिक्शंस के कारण बेचारे जो छोटे मोटे लोग होंगे, स्मॉल इन्वेस्टर्स लोग होंगे या फिर स्मॉल एसएससी लोग होंगे, उनको बड़ी दिक्कत होगी। मतलब आपको पैन नहीं भी लेने की जरूरत है फिर भी 206AA से बचने के चक्कर में, इसके डर से आपको पैन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब जहां तक बात करते हैं इन लोगों का, जो छोटे लोग होते हैं उनका भेजा फ्राई करने वाला सबसे ज्यादा जो आपका होगा वो बैंक वगैरह सब होगा, बोलेगा भाई टीडीएस काटना है हमें, जो है वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा जो हमें आपको पैन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इन अनड्यू हार्डशिप को हटाने के लिए हाईकोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल करके बोला कि अगर मान लो टैक्सेबल लिमिट से इनकम एक्सीड नहीं करता है, यानी कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से एक्सीड नहीं करता है, तो 206AA उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगा। अब नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी के बारे में तो आपने देखा ही है कि 194LC के तहत जो आपका लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी 206AA अप्लाई नहीं होता है। और अदर के केस में आपके आरटीपी में 17 में आपने देखा होगा कि नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी ने अगर कुछ बातों को फर्निश कर दिया, अपना नाम, पता और जिस कंट्री या टेरिटरी का है उसका एड्रेस का प्रूफ और अपने कंट्री का सर्टिफिकेट या और आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर जो आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसके कंट्री के हिसाब से जो नंबर होगा वो सारी चीजें जरूरत की जानकारी जो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा वो फर्निश कर दिया, तो उस सिचुएशन में 206AA के वजह से केवल आपको पैन लेने की जरूरत नहीं है। तो विदेशी लोगों के लिए तो था ही ये वाला सेक्शन आपने देखा होगा, लेकिन देशी लोगों के लिए आप ये श्रीमती ए कौशल्या बाई का रेफरेंस ले सकते हो, श्रीमती ए कौशल्या बाई का रेफरेंस ले सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये केस इंपॉर्टेंट बोला। अब अगले केस के बारे में बात करते हैं, एवेंटिस फार्मा लिमिटेड। एवेंटिस फार्मा लिमिटेड, क्या केवल ओपिनियन बदल जाने के कारण असेसिंग ऑफिसर रीओपन कर सकता है? आपका असेसमेंट जो होता है केवल विचार उसका बदल गया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या आपका रीओपन कर सकता है? चेंज इन ओपिनियन, उसका विचार बदल गया, ठीक है। तो ये मामला हाईकोर्ट में गया, एवेंटिस फार्मा लिमिटेड का बॉम्बे हाईकोर्ट के पास मामला गया। यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने देखा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कहा कि असेसमेंट का या रीअसेसमेंट के लिए कोई भी केस तभी रीओपन किया जा सकता है जब टेंजिबल मटेरियल एग्जिस्ट होता है, यानी कि पुख्ता सबूत होता है। केवल ओपिनियन बदलने पर
आप किसी इनकम को एस्केप्ड इनकम कहना, आप कह दो वो ठीक नहीं है। ठीक है, पहले तो आपको सबसे पहले क्या बोलते हैं, आपके पास जो होता है रिलीवेंट रीजन होना चाहिए, टेंजिबल मेटेरियल जो होता है एविडेंस एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको जो होता है रीजनेबल कॉज को रिटर्न में रिकॉर्ड करना है। अगर मान लो आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो ओपिनियन बदलने के कारण आप मामले को रीओपन नहीं कर सकते हो। बात सिंपल सी, लेकिन आपका केस का मामला है तो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड। ठीक है, इसकी बात है करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग केस और बड़ा अच्छा लगेगा आपको इसकी कहानी सुनकर। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मतलब असेसिंग ऑफिसर कितना बेवकूफ था उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। असेसिंग ऑफिसर ने 4 साल पहले ही सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखे थे। एसएससी के 143 सबसेक्शन 3 के तहत स्क्रूटनी असेसमेंट किया था। ठीक है, मतलब आपका असेसिंग ऑफिसर ने सारी चीजें किया था और आपका जो भी चीजें था, मतलब बिजनेस लॉसेस को बिजनेस इनकम उसने साबित कर दिया था इसमें। ठीक है, स्क्रूटनी में। अब जहां तक बात करते हैं, 4 साल बीत गए, इन बातों का 4 साल बीत गए। उसको क्या एक दिन दिमाग में आया, वो एसएससी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक दिन पलट के वापस से देखने लगा। उस एसएससी के उसके दिमाग में खुजली हो रही थी और यहाँ पर जो असेसमेंट जो होता है वो रीओपन कर देता है इस ग्राउंड पर कि उस टाइम जो कुछ भी बुक्स आपने दिया था उसके हिसाब से जो आपका ट्रांजैक्शन था वो नॉर्मल बिजनेस लॉस या बिजनेस इनकम का नहीं, सवाल ही नहीं था, वो तो आपका स्पेकुलेटिव था। तो आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस था, मतलब इसका ट्रीटमेंट हम अलग तरीके से करेंगे। ये जो बिजनेस लॉस है उसको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड नॉर्मल प्रोविजन के तहत कर सकते हो, इसको करने में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके दिमाग में ये लगा और आरोप लगा दिया स्केपिंग का एसएससी के ऊपर। और 147 का जो स्केपिंग असेसमेंट होता है उसको चालू करने का जो उसका विचार आया। तो अब देखो, पहले उसका ओपिनियन कुछ और था सारी किताबों को देखने के बाद, और अब ओपिनियन कुछ और है। तो क्या ये चेंज इन ओपिनियन के कारण 4 साल पहले के केस को रीओपन कर सकता है 147 के मामले में? ठीक है, मान लो कि अगर जो इनका टोटल इनकम 1 लाख से एक्सीड होने वाला है, इसको ऐसा लगा, तो अगर हम वापस से 147 करते हैं तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, मतलब झगड़ा बस इतना ही था कि ये चेंज ऑन ओपिनियन है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एओ साहब, आपके पास अकल वकल है क्या? आपने खुद से सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 4 साल पहले देखा था, आपने खुद ही बताया था सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली जो होते हैं वो डिस्क्लोज कर दिया है एसएससी ने, और बिजनेस लॉस दिखाया है। एसएससी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी बातें जो उस वक्त लिखी थी वही आज भी लिखी हुई है, कुछ नया नहीं पाया आपने, तो आपका सिर्फ ओपिनियन बदला है। मतलब यहाँ पर तो एसएससी के पार्ट की कोई गलती ही नहीं है। तो बिजनेस लॉस आपने समझ लिया था तो ये आपकी प्रॉब्लम है, इसीलिए एसएससी के फेवर में जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप इसको स्केपिंग विस्केपिंग बोलकर वापस से असेसमेंट या री असेसमेंट नहीं कर सकते हो। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड का केस। अब हम लोग बात करते हैं हेमंत ट्रेडर्स का केस। हेमंत ट्रेडर आलू का धंधा करता था, आलू का चालू। ठीक है, आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, आपने राइम सुना होगा ना। तो हेमंत ट्रेडर्स लिमिटेड 2015 का मामला है, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। अब इस केस में भी असेसिंग ऑफिसर पे आपको बड़ी हंसी आएगी। ठीक है, इशू, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। यहाँ पर क्या हुआ कि आपको मतलब 133A के तहत सर्वे किया गया था। 133A के तहत सर्वे किया गया था आपका एसएससी के ऊपर। अब ये जो आलू वाला हेमंत ट्रेडर था, यानी कि हेमंत भाई साहब थे, ठीक है, जो कि आलू के होलसेल का बिजनेस करते थे। कहाँ करते थे? बॉम्बे में करते थे। ठीक है, इनके ऊपर सर्वे हुआ था 133A के तहत। कुछ कारण पता चला था, इसकी वजह से इनके ऊपर सर्वे हुआ था, लेकिन सर्वे में कुछ चीजें मिली वह नहीं, लेकिन फिर भी सर्वे तो हुआ था। असेसिंग ऑफिसर पर आपको इतना ताज्जुब लगेगा और इतना गुस्सा आएगा कि 148 का नोटिस इशू कर दिया। और उसका ग्राउंड क्या बोला 148 का नोटिस इशू करने का? कि एसएससी पर सर्वे हुआ था, इसी को ग्राउंड मानकर हम 148 का नोटिस इशू करते हैं।
और आपका हम स्केपिंग असेसमेंट करते हैं। यहाँ पर मामला चला गया बॉम्बे हाईकोर्ट के पास। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एसएससी को बहुत डांटा, बोला कि आपका सर्वे रिपोर्ट में ना कुछ आपको मिला है, ना कुछ पता चला है, ना अदरवाइज कोई मटेरियल इंडिकेट करता है कि स्केप्ड इनकम है। मतलब सर्वे रिपोर्ट में भी क्लीन है, सब कुछ मामला क्लियर है, और उसके बाद ऊपर से जो है आपका कोई अदरवाइज भी कोई सर्वे रिपोर्ट तो आप छोड़ो, अदरवाइज भी कोई आपको मटेरियल इंडिकेशन रहता तो बात अलग थी, वो भी आपके पास नहीं है। मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास कोई वैलिड रीजन ही नहीं था, कोई वैलिड रीजन ही नहीं है, आपके पास रीजन टू बिलीव ही नहीं है कि आप 148 का नोटिस इशू करो। इसीलिए आपका 148 का नोटिस इशू करने का आपने ग्राउंड मुंह उठाकर बता दिया कि 133A में सर्वे हुआ था, ये कोई ग्राउंड नहीं हो सकता है। इसीलिए आपका 148 का नोटिस खारिज किया जाता है, इनवैलिड करार किया जाता है। हेमंत ट्रेडर्स का केस था ये। अगला केस आपका आता है हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर का। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, सॉरी फिर से स्लाइड रिपीट हुआ। अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग अगले केस के बारे में अपनी चर्चा करते हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस। इससे पहले मैं आपको वापस से जानकारी दे देना चाहूँ कि हमारे चैनल CACSvideos.com यूट्यूब का चैनल जो होता है वो टर्मिनेट कर दिया है। इसकी वजह से आपको जहाँ पर भी हमारे वीडियोस मिलेगा, हमारे 2-3 चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि कोई भी चैनल ये अचानक से आपका सस्पेंड कर देते हैं या टर्मिनेट कर देते हैं। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमारे से YouTube से टच में रहोगे, ठीक है, ताकि हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे। हम लोग बात करते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस। 2015 के बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। ये मामला क्या हुआ, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला क्या हुआ, ठीक है, तो इसका थीम क्या है, इसका थीम मैं बताता हूं। यहाँ पर आपके बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर को कि गोदरेज का ताला समझा है क्या, कि चाबी घुमा दो और आप वापस से उसी पोजीशन पे आ जाओ। मतलब जब नोटिस इशू किया गया था 148 का नोटिस जब इशू किया गया था, तो आपका जो भी 148 के नोटिस में ग्राउंड बताना होता है, जो भी ग्राउंड बताए गए थे वो ग्राउंड जो थे आपके वो वैलिड नहीं थे, 148 नोटिस इशू करने का वैलिड नहीं था। लेकिन आगे चलकर मान लो कि 1, 2, 3 असेसमेंट ईयर के बाद फिर से रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आया और ये जो ग्राउंड यहाँ पर बताए गए थे उसको रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट करके वैलिड करार दे दिया गया। अब असेसिंग ऑफिसर यहाँ पर चिल्लाने लगा, बोला हमने इतने साल पहले जो नोटिस दिया था, ठीक है, हमने जो 3-4 साल पहले नोटिस दिया था वो नोटिस जो होता है वो वैलिड अब हो गया। भले ही तत्काल उस वक्त इनवैलिड था, लेकिन अब हमारा उस मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। मतलब 148 का नोटिस का ये ग्राउंड जो होता है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से जो है अमेंड कर दिया गया, इसीलिए अब हमारा ये नोटिस जो होता है वो वैलिड करार दे दिया गया और अब हम इससे प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि हमने 148 नोटिस टाइम पर इशू किए थे। मतलब 4 साल, 6 साल या 16 साल के अंदर इशू किए थे। अब जहां तक बात ये होती है, हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि लॉ का पोजीशन तब देखना जरूरी होता है जब 148 का नोटिस इशू किया जाता है। नोटिस में ऐसा बोला गया है कि भाई लॉ का पोजीशन उस वक्त का देखना होता है। मतलब अगर मान लो कि किसी को थप्पड़ मारना इस वक्त गुनाह नहीं था और आगे चलकर उसको गुनाह कर दिया गया, तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव डेट से क्रिमिनल लॉ अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सिविल लॉ जनरली रिट्रोस्पेक्टिव डेट से अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा इंटरप्रिटेशन निकालोगे कि 148 का जब आप नोटिस इशू किए थे तब जो प्रोविजन अस्तित्व में नहीं था, आगे चलकर भले ही उसका रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर दिया गया और अस्तित्व में डाल दिया गया, उसके बावजूद भी आपका इनवैलिड नोटिस जो होता है वो वैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। आपका इनवैलिड नोटिस इनवैलिड ही रहेगा। अगर आपके पास अभी भी ये 4 साल, 16 साल या फिर 6 साल का टाइम लिमिट बचा हुआ है तो आप दोबारा से नोटिस इशू करो, और अगर नहीं बचा हुआ है तो आप नोटिस इशू कर ही नहीं सकते हो। ये गोदरेज का ताला थोड़ी ना है कि आप जब चाबी घुमाओ तब आपका इनवैलिड नोटिस वैलिड हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2015 का मामला है, इसलिए आपको ये केस नाम के साथ याद रखना है, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। अगला केस आपका आता है, यहाँ पर 3 केस एक साथ हम लोग देखेंगे। 3 केस कौन कौन सा एक साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड का केस, और दूसरा आपका महक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का केस, और गोविंदा राजू
का 2015 का मामला, एन गोविंद राजू का केस, एन गोविंदा राजू का केस। तो आपने एक गाना सुना होगा, ओए राजू प्यार न करियो, ठीक है, तो उसमें कौन था, गोविंदा था। तो ठीक है, तो यहाँ पर गोविंदा राजू, इससे आपको याद रखना है 2015 का मामला। वैसे तो ये वो मूवी बहुत पुरानी थी, आप इतना ही समझो कि उसका पार्ट 2 बना जिसका नाम था एन गोविंदा राजू। ठीक है, ये 2015 का मामला है। ये केस आपको याद रखना है क्योंकि ये रिसेंट केस है, इसलिए आपको याद रखना है। भले इसका रिलेटेड केस महक फिनवेस्ट, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, आप याद रखो या ना रखो, अब इसमें जो कंक्लूजन दिया गया है वो भी आपको पता है क्योंकि आपने एक्ट में ही पढ़ा हुआ होगा 147 पढ़ते वक्त में, 148 का नोटिस पढ़ते वक्त में। रीजन टू बिलीव के बारे में यहाँ पर सवाल है। अब ये जो आपका रेनबैक्सी लेबोरेटरीज का मामला है ये इनवैलिड हो गया है क्योंकि बाद में आपका जजमेंट आया जो उसको ओवररूल करता है, एन गोविंदा राजू का कर्नाटका हाईकोर्ट का केस उसको ओवररूल करता है। अब यहाँ पर सवाल क्या था, 3 केस में हम लोग सवाल देखेंगे और उसके जवाब, महक फिनवेस्ट और प्राइवेट लिमिटेड और एन गोविंदा राजू, एन गोविंदा राजू को ही आपको याद रखना है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि रेनबैक्सी लिमिटेड क्या बोला था, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड क्या बोला था, वो हम देख लेते हैं। बस आपको याद रखना है कि भाई ये केस अब एप्लीकेबल नहीं है। तो असेसिंग ऑफिसर ने 147 के तहत जो होता है वो रीअसेसमेंट मतलब जब करने के लिए जाता है या असेसमेंट करने के लिए जाता है तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि 148 का नोटिस इशू किया रहता है, 148 का नोटिस इशू किया जाता है पहले, फिर आपका 147 का असेसमेंट होता है। ठीक है, अब इस नोटिस में जो होता है वो आपका, इसमें कुछ ग्राउंड जो होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, वो ग्राउंड मेंशन किए जाते हैं। तो जो नोटिस दिया था, ठीक है, उसमें 147 के रिस्पेक्ट में उसमें आपका कुछ ग्राउंड जो होता है, जब एक्चुअल में ये 147 करने के लिए गया तो ये ग्राउंड मिला ना मिला उससे कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 मिला या ना मिला, लेकिन 4 5 6 मतलब अदर ग्राउंड मिल गया। अब अदर ग्राउंड मिल गया तो उस सिचुएशन में क्या उसी नोटिस से कंटिन्यू कर सकता है असेसमेंट या रीअसेसमेंट, या फिर दोबारा से 148 का नोटिस देना पड़ेगा, दोबारा से 148 का नोटिस देना पड़ेगा। तो रेनबैक्सी लिमिटेड के केस में क्या क्या बातें जो होती हैं वो ऑब्जर्व की गई, उसके बारे में हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग अगले केस के बारे में चर्चा करते हैं। जिस बातों के लिए 148 का नोटिस दिया था उनमें एडिशन करने लायक कुछ बातें और भी मिल गई। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ बातें और भी मिल गई, मतलब प्रोसीडिंग के दौरान 147 एक्चुअली में कैरी ऑन करते के दौरान। अब जहां तक बात करते हैं ओरिजिनल रीजन टू बिलीव जो होता है, उसके अलावा अदर इशू के रिस्पेक्ट में अगर आपको प्रोसीडिंग करना है तो क्या आपको वही 148 का नोटिस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, उसमें मान लो कि 2 पॉइंट थे, ठीक है, 3 पॉइंट थे और 4 पॉइंट एडिशनल मिल गए। ये 3 पॉइंट एग्जिस्ट है या फिर नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, ये 3 पॉइंट सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये 4 एडिशनल ग्राउंड मिल गए जो 148 के नोटिस में नहीं थे। ठीक है, 148 के नोटिस में नहीं थे। तो यहाँ पर रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड ने बोला कि 148 नोटिस जिस रीजन टू बिलीव के रिस्पेक्ट में मिला था उस पर नहीं, अगर आप असेसमेंट करते हो, ठीक है, तो उसके एडिशन में अगर आपको कुछ मिलता है तो उस पर भी आप असेसमेंट नहीं कर पाते हो। ऐसा असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो उसको बोला गया कि भाई आप नहीं कर सकते हो। अब हाईकोर्ट ने बोला यहाँ पर कि ऐसा नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था, असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि 147 को ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि आप असेसमेंट या रीअसेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप असेसमेंट या रीअसेसमेंट कर सकते हो। अदर इनकम जो आपका फाइंड आउट किया गया है स्केपिंग बोलकर, उसका भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब सच इनकम एंड ऑल्सो अदर इनकम। ठीक है, एंड ऑल्सो अदर इनकम मतलब आप एंड ऑल्सो को ध्यान से पढ़ो, तो सच इनकम का आप करोगे तभी ऑल्सो अदर इनकम का भी कर सकते हो। मतलब ऐसा जो है वो इंटरप्रिटेशन निकाला गया। ठीक है, तो इसका मतलब बोला गया कि एंड ऑल्सो वर्ड को अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ठीक है, एक साथ पढ़ते हो, यानी कि आप क्यूमुलेटिव और कंजंक्शन में रीड करते हो, तब आप इंटरप्रिटेशन निकालते हो, तो उस सिचुएशन में आप एडिशनल चीजों को कवर नहीं करोगे यहाँ पर। मतलब आपको ये 4 बातों के लिए अलग से 148 का नोटिस इशू करना पड़ेगा अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो। एंड ऑल्सो अदर इनकम की वजह से ऐसा जजमेंट लिया गया था रेनबैक्सी लिमिटेड में। लेकिन बाद में आगे
आगे चलकर महक फेनविस्ट प्राइवेट लिमिटेड और उसके बाद आपका रिसेंट जजमेंट एंड गोविंद राजू कर्नाटका हाईकोर्ट का 2015 का मामला। तो ये 2015 का आपका मामला है कर्नाटका हाईकोर्ट का, और ये आपका 2011 का रेनबैक्सी का मामला है दिल्ली हाईकोर्ट का। और ये जहां तक महक फेनविस्ट प्राइवेट लिमिटेड की बात करते हैं तो ये दो मामले जो होते हैं उन्होंने ऐसा इंटरप्रिटेशन लगाने के लिए मना किया, ऐसा इंटरप्रिटेशन लगाने के लिए मना किया। अब जहां तक बात करते हैं कि महक फेनविस्ट में क्या आपका इशू आया था कि जिस मेन रीजन के लिए 148 का नोटिस इशू किया गया है, मतलब इसमें जो रीजन रिकॉर्डेड है उसका वो अगर मान लो सरवाइव नहीं करता है, मतलब 1 2 3 ये तीनों रीजन सरवाइव नहीं करता है, लेकिन आपका जो नया कुछ मिल गया वहां पर 4 5 6 ये पॉइंट जो होते हैं ये नोटिस में नहीं थे, ये नोटिस में थे और ये नोटिस में ही नहीं थे 4 5 6, ठीक है। मतलब अदर आइटम जो होता है वो एस्केप के रिस्पेक्ट में मिला, तो क्या सेम नोटिस से एस्केपिंग असेसमेंट कंटिन्यू किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने यहाँ पर जो पुराना जजमेंट था रेनबैक्सी लेबोरेटरीज लिमिटेड का और एक और जजमेंट था जेट एयरवेज का, उन सबके केस को रिफर किया और यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि भाई वो सब केस की बात अलग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मान लो कि यहाँ पर एक बार रीजन टू बिलीव जो होता है वो सेटिस्फाइड हो गया, रीजन टू बिलीव जो होता है 148 का जो रीजन टू बिलीव होता है वो एक बार सेटिस्फाइड हो गया, भले 1 2 3 के रिस्पेक्ट में क्यों ना सेटिस्फाइड हो, यहाँ पर एक बार सेटिस्फाइड हो गया और 148 का नोटिस जो है वैलिड मान लिया गया, तो भले ही ये 1 2 3 सर्वाइव नहीं करते हैं, उसके बाद भी अगर मान लो कि 4.56 नया एडिशनल रीजन मिल गया तो उसको कंसिडर करके अदर आइटम के रिस्पेक्ट में 147 का असेसमेंट जो होता है वो पूरा किया जा सकता है। एंड गोविंद राजू का केस आपको याद रखना है, कर्नाटका हाईकोर्ट का मामला, इसमें भी सेम बात थी, इसमें भी बोला गया कि 148 नोटिस एक बार वैलिड करार दे दिया गया, ओरिजिनल रीजन रिकॉर्ड करने पर, मतलब जो आपका रीजन टू बिलीव जो था 148 नोटिस का वो वैलिड था, उसकी वजह से 148 नोटिस वैलिड एक बार एक्सेप्ट हो गया। तो उस सिचुएशन में जो आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब जो आपका मेन रीजन जो होता है वो अस्तित्व में नहीं होता है, यानी कि सर्वाइव नहीं करता, उसके बावजूद भी एडिशनल ग्राउंड पर एस्केपिंग असेसमेंट उसी नोटिस के थ्रू कंटिन्यू रखा जा सकता है, ठीक है। तो मामला यहाँ पर कुछ खास नहीं है, लेकिन केस लॉ आपको याद रखना जरूरी है। एंड गोविंद राजू कर्नाटका हाईकोर्ट 2015 का मामला, भले आपका जो बेसिक रीजन था नोटिस इशू करने का, ठीक है, वो आपका सर्वाइव नहीं करता है, उसके बावजूद भी एडिशनल रीजन जो आपको एस्केपिंग का मिला उसके बेसिस पर, उसी पुराने वाले नोटिस के बेसिस पर आप कंटिन्यू कर सकते हो 147 का एस्केपिंग असेसमेंट। अब इसी चीज को आपको एक बार गो थ्रू करना है गोविंद राजू कर्नाटका हाईकोर्ट के मामले को केवल। अब हम लोग बात करते हैं विपिन वालिया का केस, विपिन वालिया जो दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। अब यहां पर विपिन वालिया का केस, अब इससे पहले आपको एक सेक्शन के बारे में ध्यान देना है, 159 सेक्शन। अगर मान लो कि नोटिस 148 का असेसिंग ऑफिसर को दिया, असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को दिया था और एसएससी के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रहा था, ठीक है, उसी दौरान एसएससी मर जाता है, तो उसका जो लीगल हेयर होगा, ठीक है, उस पर वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू मान लिया जाएगा, ऐसा 159 सेक्शन बोलता है। दूसरी बात बोली गई कि अगर मान लो कि वैलिड 148 नोटिस जो होता है वो अगर एसएससी नहीं रहा तो डायरेक्ट लीगल हेयर को दिया जा सकता है, तभी भी लीगल हेयर के खिलाफ आपका प्रोसीडिंग जो है वो चल सकता है। मतलब दो मामले में लीगल हेयर्स होगा, उस पर आपका 147 कर सकता है, 147 असेसमेंट या री असेसमेंट कर सकता है असेसिंग ऑफिसर। दो मामले में, पहला मामला कि आपका नोटिस दिया गया था 148 का टाइम पर एसएससी के पास, लेकिन एसएससी जो होता है उसके पास प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दिया गया था, लेकिन बीच में ही एसएससी मर गया, तो उसका लीगल हेयर पे कंटिन्यू रहेगा। तो पहला सिचुएशन ये था जब लीगल हेयर पे बात आ गई, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ये है कि एसएससी अगर पहले से ही मर चुका है और 148 नोटिस डायरेक्ट लीगल हेयर पर विद इन टाइम जो है लीगल हेयर पर इशू किया जा सकता है, तभी भी ये आपका इनिशिएट हो गया, आपका 147 असेसमेंट ऐसा माना जाएगा। तो दो सिचुएशन में। अब यहाँ पर क्या हुआ था विपिन वालिया के केस में, विपिन वालिया के केस में जो भी टाइम लिमिट था 4 साल 6 साल या 16 साल, टाइम लिमिट के अंतर्गत 148 नोटिस इशू कर चुका था असेसिंग ऑफिसर, लेकिन जब ये नोटिस गया एसएससी के पास, तो उस सिचुएशन में पता चला कि जो एड्रेस पर भेजा है वो एड्रेस ही मर चुका है,
ठीक है, तो उसकी डेथ हो चुकी है, ये बोलकर जो नोटिस पहुंचाने वाला था, ठीक है, वो आपका डाकिया डाक ले गया था, वो वापस डाक को रिटर्न कर दिया, इफ अनडिलीवर्ड वाले एड्रेस पर जो है वो रिटर्न कर दिया, मतलब 148 का नोटिस वापस असेसिंग ऑफिसर के पास आ गया। अब असेसिंग ऑफिसर ने सोचा कि अगर मान लो कि 159 बोलता है कि हम लीगल हेयर के खिलाफ भी ऐसा काम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने टाइम पर नोटिस इशू किया था, इसकी वजह से अब दोबारा 148 का नोटिस को उसने यहाँ पर लीगल हेयर के एड्रेस पर भेज दिया। लीगल हेयर को मान लो कि चिट्ठी भेज दी ये वाली। अब लीगल हेयर के पास जब चिट्ठी गई तो लीगल हेयर ने बोला कि 148 का नोटिस हमें मिला है, वो तो सही बात है, लेकिन जो आपका टाइम लिमिट होता है 4 साल, 6 साल और 16 साल वाला, उसके बीत जाने के बाद हमें नोटिस मिला है, मतलब हमें टाइम पर नहीं मिला है, इसलिए टाइम बार्ड है ये नोटिस। ठीक है, तो असेसिंग ऑफिसर और यहाँ पर इनके लीगल हेयर के बीच में झगड़ा हो गया, मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक गया। तो विपिन वालिया का केस, दिल्ली हाईकोर्ट का केस आपको याद रखना है, विपिन वालिया का केस, दिल्ली हाईकोर्ट का केस आपको यहाँ पर याद रखना है। अब जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पर इशू क्या था, इशू था पूरा लंबा चौड़ा 148 का नोटिस भेजा असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है, लेकिन वो वापस हो गया क्योंकि जिस एड्रेस पर भेजा था, जिस एसएससी के नाम पर, वो एड्रेस ही जो है वो मर चुका था। दोबारा उसने 148 का नोटिस लीगल हेयर के नाम पर भेजा, ठीक है, लेकिन आपका टाइम लिमिट तब तक बीत चुका था। असेसिंग ऑफिसर ने बोला, एसएससी ऑफिसर ने बोला कि हमने एसएससी को टाइम पर नोटिस इशू किया था, भले ही एसएससी को नहीं मिल पाया, इसलिए माना जाएगा कि वही नोटिस जो है वो आपके ऊपर कंटिन्यू रहेगा, लीगल हेयर लोग, ठीक है, जबकि दोबारा नोटिस उसको इशू किया था। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की, हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, तो सेक्शन 159 को ऑब्जर्व किया। 159 में देखा कि 159 के अनुसार अगर नोटिस टाइम पर इशू किया जाता है एसएससी को, ठीक है, टाइम पर इशू कर दिया जाता है, तो प्रोसीडिंग जो होता है वो इनिशिएट मान लिया जाएगा। अगर मान लो बीच में एसएससी मर भी गया तो उसके लीगल हेयर पर कंटिन्यू रहेगा। दूसरी बात देखी कि अगर मान लो कि अगर एसएससी मर चुका है, ठीक है, एसएससी मर जाता है इसमें नोटिस लेने के बाद, इनिशिएट होने के बाद प्रोसीडिंग का, बाद में मर जाता है तो लीगल हेयर पर कंटिन्यू रहेगा, या फिर एसएससी अगर पहले से मर चुका है तो डायरेक्ट लीगल हेयर पर नोटिस दिया जा सकता है। दो मामले गौर किए। अब जहां तक ये दूसरी बात यहाँ पर 159 के रिस्पेक्ट में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की कि उसमें लिखा गया है कि आप टाइम पर अगर नोटिस इशू करना चाहते हो तो डायरेक्ट लीगल हेयर पर भी नोटिस इशू कर सकते हो। अब इस केस में नोटिस टाइम पर इशू किया गया था लेकिन अनडिलीवर्ड रह गया, इसीलिए क्योंकि एड्रेस ही जो है एक्सपायर्ड हो चुका था। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब लीगल हेयर पर दोबारा नोटिस इशू किया गया, सेकंड टाइम नोटिस इशू किया गया जबकि टाइम बार्ड हो चुका था, तो वो सेकंड नोटिस 148 का वैलिड होगा कि या नहीं होगा। यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि फर्स्ट नोटिस तो आपका वापस हो गया, इसकी वजह से आपका वैलिड नहीं माना गया, ठीक है, इसकी वजह से आपने सेकंड नोटिस इशू कर दिया। अब सेकंड नोटिस जो होता है उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा, यानी कि टाइम बार्ड माना जाएगा, टाइम बार्ड माना जाएगा। विपिन वालिया का केस है ये दिल्ली हाईकोर्ट का। आपको विपिन वालिया का केस 2016 का मामला दिल्ली हाईकोर्ट याद रखना है, ये साथ में 159 सेक्शन आपको याद रखना है, 159 सेक्शन आपको याद रखना है। अब अगला केस आता है पीपी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड का केस, पीपी इंजीनियरिंग वर्क का केस, ठीक है, पीपी इंजीनियरिंग वर्क का केस, ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। अब जहां तक बात हम लोग करते हैं कि आईटीएटी का फाइंडिंग है या फिर डायरेक्शन है, तो इशू यहां पर यह उठा कि अगर मान लो कि स्केपिंग के मामले ही में था कि अगर मान लो आईटीएटी या क्या फाइंडिंग या उसके डायरेक्शन का इफेक्ट देना है, तो क्या जो 6 साल का टाइम लिमिट है उसके एक्सपायर होने के बाद भी 148 नोटिस इशू किया जा सकता है, ठीक है, इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर टाइम लिमिट, ठीक है। क्या इसके इफेक्ट देने के लिए, किसके ऑर्डर को, आईटीएटी के ऑर्डर के फाइंडिंग या फिर डायरेक्शन को इफेक्ट देने के लिए क्या 148 नोटिस टाइम बार्ड हो गया उसके बावजूद भी इशू किया जा सकता है? हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया सेक्शन 150 को, सेक्शन 150 को हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया। इन्होंने देखा जो 148 नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट 149 में दिया गया है, उसके कुछ एक्सेप्शन है, उसके कुछ अपवाद हैं। 150 सेक्शन जो होता है वो 149 को ओवरराइड करता है। 150 सेक्शन जो होता है वो 149 सेक्शन को, यानी कि 148 नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट का जो क्राइटेरिया है उसको 150 ओवरराइड करता है। और 150 में लिस्ट दिया गया है कि कब कब एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस
मिलने पर कब कब एस्केपिंग असेसमेंट का नोटिस टाइम बार्ड होने पर भी टाइम बार्ड नहीं माना जाएगा। उस 150 में लिखा हुआ है कि अगर ITAT का फाइंडिंग या फिर डायरेक्शन को इफेक्ट देने की बात है तो 149 के टाइम लिमिट को नहीं देखना है, क्योंकि 150 जो होता है वो ओवरराइड करता है 149 को। इसीलिए यहां पर कंक्लूजन किया गया कि हाँ, ITAT का जो फाइंडिंग या डायरेक्शन होता है उसको इफेक्ट देने के लिए असेसिंग ऑफिसर 6 साल बीत गया है उसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर 148 का नोटिस इशू कर सकता है। ये यहाँ पर कंक्लूड किया गया। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के बारे में। अगला केस है आपका अल्लाह सन्स लिमिटेड का केस। अल्लाह सन्स लिमिटेड का केस। अब जैसा कि पता है आपको कि जो अल्लाह के बंदे होते हैं, जो 5 टाइम नमाज करते हैं, ईमान का पालन करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, ठीक है, कभी क्या बोलते हैं, किसी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो लोग कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब अल्लाह के बच्चे हैं, अल्लाह सन्स लिमिटेड। इस तरह से आपको याद रखना है। बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है, यानी कि एसएससी की तरफ से यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। मेरा केस रटवाने का मतलब एसएससी की तरफ से यहाँ पर कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो अल्लाह सन्स लिमिटेड, ठीक है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का मामला है। इस केस में एसएससी के पार्ट से कोई गलती नहीं थी। उसने ट्रू एंड फेयर सब कुछ डिस्क्लोज किया था। एसएससी के पार्ट की कोई गलती नहीं थी, उसने ट्रू एंड फेयर सब कुछ डिस्क्लोज किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पर क्या उठा, इशू यहाँ पर क्या उठा, अगर एसएससी की गलती नहीं है, ठीक है, एसएससी की गलती नहीं है और वो सब कुछ ट्रू एंड फेयरली डिस्क्लोज करता है, तो क्या उस सिचुएशन में भी 4 साल का लिमिट क्रॉस होने के बाद हाई कोर्ट या फिर ITAT के डायरेक्शन को इफेक्ट देने के लिए 148 नोटिस इशू करके असेसमेंट या रीअसेसमेंट किया जा सकता है? एसएससी के पार्ट की कोई गलती नहीं है, ध्यान रहे। अब ये मामला हाईकोर्ट के पास पहुंचा। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, पहली बात कि हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की कि एसएससी ने अपनी तरफ से ट्रू एंड फेयरली सब कुछ जो है डिस्क्लोज कर दिया था, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है। दूसरी बात हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की कि हाईकोर्ट ने देखा कि प्रोविजन के अनुसार 4 साल के बाद 148 का नोटिस जो होता है वो आपका 2 कंडीशन से आपको मतलब इशू किया जा सकता है। 148 का नोटिस जो होता है वो प्रोविजन के अनुसार 4 साल के बाद जो होता है वो जनरली कब इशू किया जा सकता है? जब आपका इनकम स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है या फिर लाइकली टू बी एक्सीडेड है। तो पहले तो आपका 1 लाख या उससे ज्यादा की बात होती है, 4 साल बीत गया तो जो स्पेसिफाइड अमाउंट। दूसरा रीजन यहां पर देखा कि आपका एसएससी के पार्ट की गलती होनी चाहिए। ओमिशन या एरर जो होगा वो एसएससी की तरफ का मिस्टेक होना चाहिए, ठीक है। अब हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर एसएससी की गलती नहीं है, ठीक है, अगर एसएससी की गलती नहीं है और लॉ में सब्सिक्वेंट चेंज हो जाता है तो 148 का नोटिस इशू करना जो है वो गलत बात होगी, ठीक है। हाईकोर्ट ने ये भी देखा कि अगर एसएससी की तरफ से कोई गलती नहीं, उसने ट्रू एंड फेयरली सब कुछ डिस्क्लोज किया है, तो भले ही आप सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ क्यों ना हो जाए, दोबारा से 148 का नोटिस इशू करना सही नहीं है। मतलब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ होने के बावजूद, मानने के बावजूद भी यहाँ पर केस को रीओपन नहीं किया जा सकता है अगर एसएससी की तरफ से कोई गलती नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अमरनाथ अग्रवाल का केस। अमरनाथ अग्रवाल का केस 2015 का मामला है। ये रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एंड के 4 साल के बाद 148 का नोटिस अगर इशू किया गया, ठीक है, तो ये जो 4 साल का लिमिट होता है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के 4 साल के बाद होता है। 4 साल के बाद जो नोटिस इशू करना है, ठीक है, चाहे वो 6 साल का मामला हो या 16 साल का मामला हो, तो उस सिचुएशन में अब सवाल ये उठता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर का जो एस्केप्ड इनकम होता है उसका सेटिस्फैक्शन और एस्केप्ड इनकम का क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड करना प्री कंडीशन है क्या? जो उसका सेटिस्फैक्शन होता है और क्वालिफिकेशन जो होता है, सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड करना असेसिंग ऑफिसर का, ये क्या प्री कंडीशन होता है 4 साल बीतने के बाद 148 नोटिस इशू करने के लिए? तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की, 2015 का मामला है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की तो अमरनाथ अग्रवाल का केस
तो यहाँ पर अभी अभी आपने देखा कि अला सन्स लिमिटेड 2014 का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का, तो साथ साथ में आपको अमरनाथ यात्रा की भी याद रखनी है। अमरनाथ अग्रवाल का केस 2015 का मामला, अमरनाथ अग्रवाल का केस 2015 का मामला। असेसिंग ऑफिसर, यहाँ पर आपका क्या क्या कंडीशन देखा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देखा कि असेसिंग ऑफिसर को रीजन जो आपको बताना पड़ता है कि क्यों उसको लगता है कि एसएससी का स्केपिंग इनकम जो है वो 1 लाख या उससे ज़्यादा है या फिर होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पर उसको आपको क्या लगता है, उसको स्केपिंग इनकम का रीजन बताना पड़ता है, रीजन। दूसरी बात क्या होती है कि भाई केवल रीजन बताने से काम नहीं चलता है, 151 के तहत अप्रूवल भी लेना पड़ता है, स्पेसिफाइड अथॉरिटी का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। ये हाईकोर्ट ने देखा, मतलब 148 नोटिस इशू करने के लिए रीजन बताना पड़ेगा। ठीक है, वरना आपको 148 का जो नोटिस आपने इशू किया है उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा। ठीक है, ये केवल 2 कंडीशन है, यानी कि आपका सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मतलब अमाउंट के रिस्पेक्ट में क्वालिफिकेशन, और सेटिस्फैक्शन मतलब रीजन। अब रीजन में यहाँ पर हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो मतलब अमरनाथ यात्रा करने वाला आदमी है, अच्छा आदमी है, वो ऐसा वैसा आदमी थोड़ी ना है, वो भगवान का भक्त है, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी गलती नहीं किया है। एसएससी ने आपका मतलब क्या बोलते हैं, असेसिंग ऑफिसर ये प्रूव ही नहीं कर पाया, असेसिंग ऑफिसर ये साबित नहीं कर पाया कि जो एसएससी होता है उसने डिस्क्लोज नहीं किया है ट्रू एंड फेयरली सारे मटेरियल को, सारे फैक्ट्स को। ठीक है, मतलब उसने सब कुछ डिस्क्लोज किया है, उसके पार्ट की कोई गलती नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका सेटिस्फैक्शन जो है वो उसका ग्राउंड आधार मतलब अपने आधार नहीं ले पाए, और जो अमाउंट का क्वालिफिकेशन भी आप डिटरमाइन नहीं कर पाए, तो उस सिचुएशन में जो 148 का नोटिस इशू किया गया है वो वैलिड नहीं है। 148 का नोटिस जो होता है वो वैलिड नहीं है। अब जहां तक बात करते हैं कि आपका एचके बिल्डकॉन लिमिटेड, ये 2011 के गुजरात हाईकोर्ट का मामला है। एचके बिल्डकॉन लिमिटेड 2011 का मामला है गुजरात का। ठीक है, तो जैसा मेरे एक फ्रेंड है वो हमेशा एचके हाथी के बोलते रहता है, तो उसने बोला हाथी के बिल्डकॉन मतलब आखिर किसने बिल्ड कर दिया। ठीक है, उसके दिमाग में ये आया गुजरात में, वो गुजराती है। ठीक है, तो एचके बिल्डकॉन लिमिटेड। अब जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स में जो होता है चेंज इन ओपिनियन का बड़ा मामला आता है। चेंज इन ओपिनियन, ओपिनियन जो होता है वो बदल जाना, ओपिनियन बदलने का मामला बड़ा ही आता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेंज इन ओपिनियन का मामला अक्सर आते रहता है। अब ये यहाँ पर क्यों आया, एचके बिल्डकॉन लिमिटेड में क्यों आया। ठीक है, तो जो एचके नाम का फ्रेंड था, ठीक है, एचके बिल्डकॉन लिमिटेड वाला। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि पुराना असेसिंग ऑफिसर एक था एचके। ठीक है, पुराना ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर था, उसी का नाम हम लोग रख देते हैं एचके। अब उसका ट्रांसफर हो गया या रिटायरमेंट हो गया, उसकी जगह पर नया असेसिंग ऑफिसर आया। ठीक है, अब नया असेसिंग ऑफिसर आया, उसने बोला कि एचके बिल्डकॉन लिमिटेड, मतलब यहाँ पर बोला कि जो पिछले असेसिंग ऑफिसर ने उसकी फाइल खोली तो उसको लगा कि भाई उसके जो ये विचार है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब उसका ओपिनियन अलग था, मेरा ओपिनियन अलग है सेम मामले में। मतलब नया असेसिंग ऑफिसर पिछले असेसिंग ऑफिसर की फाइल खोलता है और अपना विचार अलग होने के कारण सवाल उठाता है। क्या इस केस में इशू क्या हुआ, इशू क्या हुआ कि अगर मान लो कि पिछले असेसिंग ऑफिसर से नए असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन अलग है, तो क्या इस ग्राउंड पर असेसमेंट रीओपन किया जा सकता है। मतलब आदमी बदल गया तो ओपिनियन ऑब्वियसली बदल सकता है। अब मामला आया गुजरात हाईकोर्ट का। गुजरात हाईकोर्ट का ये मामला है। गुजरात हाईकोर्ट के पास जब मामला गया तो यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने देखा कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीअसेसमेंट करने का पावर है, न कि रिव्यू करने का। रिव्यू करने का पावर नहीं है। रीअसेसमेंट करने का कुछ प्री कंडीशन होता है। ये भी रीअसेसमेंट जो होता है उसका कुछ करने का प्री कंडीशन होता है। पहला कि चेंज इन ओपिनियन का, कंसेप्ट ऑफ चेंज इन ओपिनियन का टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर चेंज इन ओपिनियन का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, केवल विचार नहीं बदला, उसके अलावा कोई रीजन है, मतलब आपके पास सफिशिएंट ग्राउंड है, मतलब आपका रीजन टू बिलीव जो होता है वो सफिशिएंट है, तो ही उसको वैलिड रीजन मानकर आप असेसमेंट या रीअसेसमेंट करने के लिए, फाइल को रीओपन करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो सबसे पहला टेस्ट करना पड़ेगा कि वेदर चेंज इन ओपिनियन, अगर आपका सवाल आता है यस,
तो फिर आप प्रोसीड नहीं कर सकते हो। लेकिन चेंज इन ओपिनियन का सवाल नो आता है तो उस सिचुएशन में आपको रीजन टू बिलीव देखना पड़ेगा। रीजन टू बिलीव, ये कितना पुख्ता सबूत है आपके पास, कितना पुख्ता ग्राउंड है आपके पास, कितना वैलिड रीजन है आपके पास वापस से केस को रीओपन करने का, यानी कि वापस से असेसमेंट या री असेसमेंट करने का। अब प्रेजेंट केस में यहाँ पर जो नया वाला असेसिंग ऑफिसर था उसको कुछ एक्सटर्नल सोर्स से जानकारियां मिली थी, बाहरी लोगों से जानकारियां मिली थी प्रेजेंट असेसिंग ऑफिसर को, जिसके कारण उसने प्रेजेंट असेसिंग ऑफिसर ने, मतलब जो पिछला असेसिंग ऑफिसर था उसके विचार से इसका विचार अलग हो गया था। अब पिछले असेसिंग ऑफिसर ने कंक्लूड कर रखा था मामला को। अब ऐसा जो यहाँ पर रीजन टू बिलीव है, इसके पास वैलिड रीजन टू बिलीव है और टाइम बार्ड भी नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, नोटिस देगा और उसके बाद असेसमेंट या री असेसमेंट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर उसके पास रीजन टू बिलीव है तो। ये एचके बिल्डकॉन लिमिटेड गुजरात हाईकोर्ट का मामला है। अब बात करते हैं अगले केस के बारे में, हरियाणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पंजाब एंड हरियाणा का मामला है। पंजाब एंड हरियाणा का मामला है। अब यहाँ पर देखते हो कि आप ये जो इतना लंबा चौड़ा केस है, उसके अलावा एक केस है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का मामला है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन मामला है दिल्ली हाईकोर्ट का। अगर आपको केस याद करना है तो ये वाला केस याद रख सकते हो, अदरवाइज ये पुराना केस है इसलिए याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब जहां तक आपको पता है एक सेक्शन आता है आपका 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 1, ये आपका इंटीमेशन होता है या फिर डीम्ड इंटीमेशन जो होता है। अब ये जो इंटीमेशन होता है इसका क्या रिवीजन नहीं हो सकता है, लेकिन रेक्टिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है 154 के तहत। तो सवाल क्या उठा, सवाल उठा कि अगर मान लो कि स्क्रूटनी के लिए नोटिस दिया जा चुका है, 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जो होता है वो वैलिड नोटिस इशू कर देने के बावजूद भी क्या आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो? मतलब आपने 143 सबसेक्शन 1 को आप रेक्टिफाई कर सकते हो 154 के तहत, ये तो पता है। लेकिन अगर मान लो कि 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू हो चुका है तो भी क्या आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो? सवाल ये उठा है। मतलब सीधा अगर बोला जाए तो स्क्रूटनी असेसमेंट का नोटिस इशू हो चुका है, क्या उसके बावजूद भी आप 143 सबसेक्शन 1 के इंटीमेशन को 154 के तहत रेक्टिफाई कर सकते हो? ठीक है, अगर मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पकड़ा गया तो, मतलब इस नोटिस में आपको मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड पकड़ा गया तो क्या रेक्टिफाई कर सकते हो, ये जानते हुए कि 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस इशू कर दिया गया है। ठीक है, 143 2 का नोटिस इशू कर दिया गया है। ये मामला था दिल्ली हाईकोर्ट का, पंजाब एंड पीएनबी का, पंजाब नेशनल बैंक का, जिसको रेफरेंस ये पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या क्या देखा था पीएनबी के केस में, पंजाब नेशनल बैंक के केस में? दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने के बाद बोला कि अगर मान लो कि ये वाला स्क्रूटनी का नोटिस इशू कर ही दिया तो इस स्क्रूटनी में ही जाकर देखना कि क्या मिस्टेक रह गया था, क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है। मतलब अगर स्क्रूटनी असेसमेंट पेंडिंग है तो 154 का पावर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए आप जितना भी रेक्टिफाई वगैरह करना है आप इसी के तहत जो है आप करोगे, स्क्रूटनी करने के दौरान ही करोगे। और जितने भी छोटे मोटे मिस्टेक जो होते हैं वो स्क्रूटनी में अभी कवर कर लिया जाएगा। मतलब अगर 154 का आप इस्तेमाल करके रेक्टिफिकेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आप नहीं कर सकते हो अगर 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस ऑलरेडी इश्यू हो रखा है। हाईकोर्ट ने बोला कि अगर आप करोगे भी तो आपका टाइम वेस्ट होगा और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क माना जाएगा, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क माना जाएगा। इसलिए स्क्रूटनी की बात स्क्रूटनी पे ही छोड़ दो, वहां सब कुछ जो है पकड़ में आ जाएगा। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ये इंटीमेशन में कुछ मिस्टेक आपको मिल गया, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, तो आप जिनके पास स्क्रूटनी के लिए गया है मामला उसको बता दो कि भैया ऐसे ऐसे मिस्टेक हमने देखा है, आप अपना स्क्रूटनी के दौरान उसको भी कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो ये बातें जो होती है आपके पीएनबी का केस है, पंजाब नेशनल बैंक का दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। अगले केस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का केस, टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का केस। अब ये केस जो होता है डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के रिस्पेक्ट में है। डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर बोलो, तो डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर के रिस्पेक्ट में है। अब जहां तक बात करते हैं कि मान लो कि एक फैमिली है जो आपके पड़ोस में रहती है, ठीक है, और आप होइए, आपका उस फैमिली से झगड़ा हो गया। तो पहले बात उस फैमिली और आपके बीच में थी, लेकिन ये आपकी फैमिली तक अब बात पहुंच गई।
अब आपके फैमिली तक ये बात पहुंच गई, मामला पहुंच गया, मतलब आपके पापा के पास ये मैटर पहुंच गया, मतलब अब दोनों फैमिली के बीच में जो हो रहा है पंगा, मेल जोल या फिर लड़ाई जो भी हो रहा है वो हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या किए, जो आपका ये जो ऑर्डर था, ये आपकी जो विचार थे वो मर्ज हो गया। अब जो कुछ भी फैसला लिया जाएगा, जो कुछ भी सोचा विचारा जाएगा, जो भी टाइम लिमिट, जो भी जजमेंट होगा, वो सब का सब यहाँ पे होगा। इसको क्या बोलते हो, दो ऑर्डर का मर्ज हो जाना। मतलब जब ऊपर का ऑर्डर आ जाता है, मान लो कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर है, ठीक है, अब ये मामला कमिश्नर अपील के पास चला जाता है, तो अब इसका ऑर्डर जो होता है इसके ऑर्डर से मर्ज माना जाता है लॉ के तहत। तो इस तरह का कंसेप्ट होता है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का, ठीक है। अभी इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का। अब जहां तक बात करते हैं, ये 154 यानी कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के बारे में मामला है 154, ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ लिमिट के बारे में बोलता है कि जिस ऑर्डर को आपको रेक्टिफाई करना है, ठीक है, जिस ऑर्डर को आपको रेक्टिफाई करना है, उस ऑर्डर का जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड के 4 सालों के अंदर में रेक्टिफिकेशन 154 के तहत किया जा सकता है। अब ये सवाल ये उठता है कि अगर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर का जो ओरिजिनल ऑर्डर था, ओरिजिनल ऑर्डर जो था असेसिंग ऑफिसर का, ठीक है, असेसिंग ऑफिसर का जो ओरिजिनल ऑर्डर था, ठीक है, वो प्रोसीड करके आगे चलकर एप्लीट अथॉरिटी के पास चला गया। तो ये जो 4 साल का रेक्टिफिकेशन का डेट है, ठीक है, ऑर्डर साउट टू बी अमेंडेंट का डेट होता है, वो कहां से काउंट करोगे। अगर मान लो कि ये असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर में कुछ रेक्टिफाई करना है, लेकिन ये आके मर्ज हो गया आपका एप्लीट अथॉरिटी के ऑर्डर के साथ, तो ये 4 साल कहां से काउंट करोगे, ठीक है, यहां से या फिर यहां से। अब क्या असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को एप्लीट अथॉरिटी के ऑर्डर के साथ मर्ज मानकर एप्लीट अथॉरिटी का जो ऑर्डर आया था उस वाले फाइनेंशियल ईयर एंड से 4 साल देखा जाएगा, या फिर ओरिजिनल ऑर्डर के फाइनेंशियल ईयर के एंड से 4 साल देखा जाएगा। अब ये दिल्ली हाईकोर्ट के पास मामला गया, ये इशू गया, ठीक है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के पास जब ये मामला गया, तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर के बारे में कुछ बातें चर्चा की, बहस किया। उसके बाद बोला कि अगर मान लो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाई होता है यहाँ पर इस केस में, मतलब कि जो आपका एप्लीट अथॉरिटी के ऑर्डर वाले फाइनेंशियल ईयर के एंड से 4 साल काउंट किया जाएगा। टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का केस, टोनी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का केस। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले चैप्टर के बारे में एडवांस रूलिंग में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग केस लॉस के बारे में अपनी चर्चा आगे करेंगे। हमारे अगले केस लॉ का चैप्टर है एडवांस रूलिंग, और उसके बाद हम अपील एंड रिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। एडवांस रूलिंग में मात्र एक ही केस है और अपील एंड रिवीजन में 10 केसेस करीब देखने हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 11 केसेस हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सबसे मेन और सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल को YouTube वालों ने सस्पेंड कर दिया है। शायद कोई मनी माइंडेड टीचर्स लोग होते हैं, उन लोगों ने फ्लैग करवाया है। जैसा कि हमें ये खबर सुनने को मिला है कि हमारी वीडियोस को बार बार फ्लैग किया गया है, जिसकी वजह से हमारे चैनल को सस्पेंड कर दिया है YouTube वालों ने। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि कम से कम 2-3 YouTube चैनल पे हम अपनी वीडियो डालेंगे। इसीलिए आपसे उम्मीद करता हूँ कि हमारे सारे के सारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे। आप सारे के सारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको हमारी वीडियोस के बारे में अपडेट सब कुछ मिलते रहेगा। सेकंड थिंग ये कि आप सीए बन भी जाते हो, उसके बाद भी हमारी वीडियोस आपको काम आएगी अमेंडमेंट्स के रिस्पेक्ट में और केस लॉस के रिस्पेक्ट में, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको काफी काम देने वाला है। ठीक है। दूसरी एक और बात कि बहुत लोगों को शायद स्पीड से प्रॉब्लम होती है। अगर आप मेरी वीडियो के बारे में गौर से सुनो तो आपको पता चलेगा कि मैं बहुत स्पीड नहीं बोलता हूँ। मैं बातों को बहुत टू द पॉइंट बोलता हूँ, कट टू कट बोलता हूँ। मतलब मैं आलतू फालतू डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इसकी वजह से मैंने बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज करवा के देता हूँ। मतलब लेस टाइम में मैक्सिमम कवरेज आपको देता हूँ। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी अगर आपको स्पीड या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक से रिलेटेड कोई शिकायत है तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हो CACSabhinavjha@gmail.com पे।
और आप मुझसे फेसबुक में भी संपर्क में रह सकते हो। हमारी पेज अभिनव झा सीए क्लासेस से आप संपर्क में रह सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो आप मुझे प्लीज़ मेल करके हमारी फेसबुक का लिंक मांग लेना। ठीक है, cacsabhinavjha@gmail.com पे, ताकि हमारे लिंक जो है उस तक वो मैं आपको शेयर कर सकूं, जिसको आप लाइक करोगे तो हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एक और बात कि इन वीडियोस को शुरू करने से पहले या मैं अक्सर बीच बीच में एक इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप हमेशा सुनते वक्त में हेडफोन का इस्तेमाल करोगे ताकि आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा बना रहे। कोई भी बात मैं अब बताता हूं, जैसे इस केस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपके इंस्टीट्यूट की सेलेक्टेड किताब से ये केस है, तो इसका मतलब वहां पर आप एक बार उसको रीड करोगे, तो उससे क्या फायदा होगा कि मेरी वीडियो सुनते के साथ अगर एक बार आपने पॉज करके रीड कर लिया तो आपके दिमाग में, आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। और आप ही का समय बचाने के लिए मैं लिखने के लिए, मार्क करने के लिए या अंडरलाइन करने के लिए अलग से टाइम नहीं देता। अदरवाइज हमारी वीडियो जो है वो 10 केस लोग बताते हैं, 10 या 11 केस कवर करवाते हैं, उसमें 2-2 ढाई घंटे की वीडियो बताते हैं। ठीक है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है ऐसा कि जब आपको 150-200 केसेस कवर करनी है तो आपका फटाफट होना जरूरी है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट होना जरूरी है। ऊपर से आईडीटी के केस भी आते हैं। हाँ, एक बात और, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट पर भी मेरा कमांड है, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, तो मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम पर टैक्स सब्जेक्ट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था। टैक्स सब्जेक्ट जो डायरेक्ट टैक्स आपका है और इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट है, ये दोनों सब्जेक्ट। और क्योंकि मेरा आईटी में काफ़ी इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं R&D करते रहता हूँ। ठीक है, अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में, इसीलिए मैंने इसका और ITSM सब्जेक्ट को भी चुना हुआ है पढ़ाने के लिए। ITSM और इसका, क्योंकि टेक्नोलॉजी से मेरा इंटरेस्ट जो है, लगाव काफ़ी है। बाकी मेरा इंटरेस्टिंग एरिया यही है, DT और IDT। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में भी इस तरह के केस लॉस को चाहते हो तो फिर आप मुझे मेल करके बोल सकते हो, ताकि मैं अगली बार जो है वो बनाने की कोशिश करूं, या फिर इसी बार यानी कि May 17 अटेम्प्ट के लिए भी मैं बनाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कम से कम मेल के माध्यम से मुझे रिस्पॉन्स जरूर करो, जो मुझे इनकरेज करेगा। अगर इस तरह की वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप मुझे मेल से कम जो है इन्फॉर्म करो। आप मुझे बताओ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं पसंद आ रही है, या अगर खराबी लग रही है तो क्या पार्टिकुलर खराबी आपको लग रही है, क्या कैसे मैं वीडियोस को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इन सब के बारे में आप मुझे प्लीज़ मेल करो, और आप मुझे मेल करोगे, ठीक है, प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे मेल करोगे तो आपकी ईमेल आईडी भी हमारे पास आ जाएगी, जिससे कोई नई वीडियो या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी मुझे आपको अगर भेजना हो तो मैं आपको भेज सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि सीए बनने के बाद भी आपको सारी चीज़ें काम आएगी। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के केस के बारे में अपनी चर्चा। एडवांस रूलिंग के रिस्पेक्ट में ह्यूशंग कॉरपोरेशन का केस दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है 2016 का। ह्यूशंग कॉरपोरेशन का केस, ये आपको पता है कि चाइनीज माल जो है 2016 में हम लोगों ने चाइनीज माल का बहिष्कार करने का कोशिश किया, क्योंकि भारत का जो एग्रीमेंट है, भारत का जो गैट एग्रीमेंट है, ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट जिसको गैट एग्रीमेंट बोलते हो, ये आपके भारत के संविधान को भी ओवर रूल करता है। कांग्रेस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी गैट एग्रीमेंट। ठीक है, अब ये जो गैट एग्रीमेंट जो होता है 2016 का, अब इसके बारे में अगर सुनना चाहो तो राजीव दीक्षित की वीडियो आप सुन सकते हो। राजीव दीक्षित की वीडियो आप सुन सकते हो, यूट्यूब पे दी गई है। अब इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे कैसे हमारे देश के लिए हानिकारक है। उसमें जहां तक बात करते हैं कि चाइना का जो जितना भी माल है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली में बिकता है, और 2016 से हम लोगों ने बहिष्कार करना चालू कर दिया। तो ये 2016 भी आपको अब याद रहना चाहिए और दिल्ली भी याद रहना चाहिए। ह्यूशंग कॉरपोरेशन का केस, ह्यूशंग जैसा कि चाइनीज नाम है, ह्यूशंग कॉरपोरेशन का केस, ठीक है, तो ये केस लॉ का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एडवांस रूलिंग चैप्टर का एक ही मात्र केस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जहाँ तक बात करते हैं तो आपने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग यानी कि एडवांस रूलिंग करके आपने चैप्टर पढ़ा होगा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अगर आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने में पेंडिंग नहीं है,
अगर आपका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने में पेंडिंग नहीं है और अदर कंडीशन को आप पूरा करते हो, ठीक है, तभी आपका ये अथॉरिटी आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है, अदरवाइज वो आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। अगर आपका केस ऑलरेडी इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने में पेंडिंग है तो आपके केस को यहाँ पर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट कर देगी। अब सवाल ये उठता है कि 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस दिया गया, इसको ह्यूसेंग कॉर्पोरेशन को 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस दिया गया, साथ में 143 सबसेक्शन 2 यानी कि स्क्रूटनी का प्री प्रिंटेड फॉर्म में डिटेल दिया गया, प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में, ठीक है, यहां पर आपको। तो अब जहां तक बात है कि भाई आपको ये भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, इसकी वजह से अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया इस ग्राउंड पे कि आपको प्री प्रिंटेड फॉर्म में आपको स्क्रूटनी का नोटिस मिला हुआ है, मतलब प्री प्रिंटेड फॉर्म मिला हुआ है, इसका मतलब आपका केस पेंडिंग है। प्री प्रिंटेड फॉर्म मिला है, इसका मतलब आपका केस पेंडिंग है। तो सवाल तो ये उठा था कि कैन अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग रिजेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग ऑन द ग्राउंड दैट प्रोसीडिंग आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी वेयर नोटिस under 143 subsection 2 in pre-printed format has been served on applicant SSE before the date of filing said application for advance ruling। ठीक है, तो एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन देने से पहले ही आपको 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस जो है वो प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया गया। ये क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा इशू था। क्या क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, क्या क्या कंक्लूजन हुआ, ये देखने से पहले हम लोग यहाँ पर केस के क्वेश्चन के दूसरे हिस्से के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द पोजीशन इफ नोटिस अंडर 142 सबसेक्शन 1 along with detailed questionnaire has also been issued to applicant SSE। ये भी इशू किया गया था, डिटेल क्वेश्चनेयर भी इशू किया गया था। ठीक है, तो मतलब क्या, मतलब ये होता है कि क्या डिटेल क्वेश्चनेयर अगर इशू किया गया था तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है क्या पेंडिंग बोलकर। हाईकोर्ट के पास चला गया मामला, दिल्ली हाईकोर्ट तक। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने एप्लीकेशन इनका रिजेक्ट कर दिया। अभी इन दोनों में झगड़ा हो गया और झगड़ा चला गया सीधा दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अगर मान लो कि 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस अगर केवल दिया गया रहता, यानी कि आपको रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया रहता, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए बोला गया रहता, ठीक है, तो आप नहीं बोल सकते हो कि केस पेंडिंग है। लेकिन अगर 143 सबसेक्शन 2 में स्क्रूटनी का नोटिस प्रॉपर्ली दिया गया रहता तभी भी आप बोल सकते हो कि केस पेंडिंग है। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हो पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग है, इसमें नहीं बोल सकते हो कि पेंडिंग है। ठीक है, केवल ये नोटिस दिया गया है, तो ये नोटिस दिया गया है तो इसका मतलब पेंडिंग है। अब जहां तक बात करते हैं कि ये जो आपका पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि ये नोटिस ये तो दिया गया लेकिन प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया गया, प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया गया। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस प्री प्रिंटेड। दूसरा हम लोगों ने सवाल क्या देखा कि अगर ये साथ में 142 सबसेक्शन 1 के साथ डिटेल क्वेश्चनेयर भी होता, यानी कि आपका प्री प्रिंटेड भी होता, ये होता डिटेल क्वेश्चनेयर भी होता 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस के साथ, और 143 सबसेक्शन 2 जो होता है वो प्री प्रिंटेड फॉर्म में होता, तो उस सिचुएशन में क्या पेंडिंग माना जाएगा। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने सारी बातों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करते के एक साथ बोला कि प्री प्रिंटेड फॉर्म में देना, नोटिस जो होता है वो प्री प्रिंटेड फॉर्म में देना पेंडिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, पेंडिंग नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंगली अगर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने यहाँ पर आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है तो सही किया है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। अगर मान लो कि ये जो नोटिस दिया गया है वो आपको प्री प्रिंटेड फॉर्म में केवल दिया गया है, प्री प्रिंटेड फॉर्म में केवल नोटिस दिया गया है, तो ये आपके केस को पेंडिंग नहीं बना सकता। इसका मतलब ये नहीं कि आपका केस पेंडिंग है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि केस पेंडिंग है। और अगर केस पेंडिंग नहीं है तो आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो मेयर इशू ऑफ नोटिस अंडर 143 सबसेक्शन 2 इन प्री प्रिंटेड फॉर्मेट विल नॉट अमाउंट ऑलरेडी पेंडिंग प्रोसीडिंग। ठीक है, तो ऑलरेडी पेंडिंग नहीं माना जा सकता है। अब ऑलरेडी पेंडिंग नहीं माना गया तो इसका मतलब आपके एप्लीकेशन को इस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए, इस सिचुएशन में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर ये प्री प्रिंटेड
आपका 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस के साथ साथ डिटेल क्वेश्चनेयर भी दिया गया हो, तो इसका मतलब आपके नोटिस को पेंडिंग मान लिया जाएगा। इसका मतलब पेंडिंग मान लिया जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर रिजेक्ट करने का पावर रखता है, रिजेक्ट कर देगा आपका, यहाँ पर कांट रिजेक्ट। उम्मीद है आपको केस समझ में आ गया होगा। जस्ट एक बार आप इसे गो थ्रू कर लो, ठीक है। तो जिस असेसमेंट ईयर के रिस्पेक्ट में, जिस प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में डिटेल क्वेश्चनेयर भी था, उसका पेंडिंग बोलकर रिजेक्ट कर देगा एडवांस रूलिंग करने से। लेकिन जिसमें केवल प्री प्रिंटेड फॉर्मेट में 143 सबसेक्शन 2 का प्री प्रिंटेड फॉर्मेट था, तो उस सिचुएशन में रिजेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि पेंडिंग बोलना ही गलत है, ठीक है। ऑलरेडी पेंडिंग नहीं माना जा सकता है ऐसी सिचुएशन में। अगले केस के बारे में हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, कृष्णा कैप बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस। कृष्णा कैप बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस, एक असेसिंग ऑफिसर था, ठीक है, एक असेसिंग ऑफिसर था, उसके बारे में हम लोग कहानी देखते हैं। उसका नाम कृष्णा था, और वो जो एसेसिंग ऑफिसर था जिसका नाम कृष्णा था, वो एसएससी लोगों से सिर्फ टोपी लेता था, कैप लेता था, कैप, और उसको चुरा चुरा कर एक बॉक्स में बंद कर देता था 2015 में, ठीक है। अपनी बीवी से चुरा चुरा कर बॉक्स में कैप को बंद कर देता था। एक दिन उसकी बीवी ने देख लिया, ये कृष्णा की वाइफ ने देख लिया एक दिन कि भाई ये कैप जो है कहाँ से लाते हैं पता नहीं, और बॉक्स में बंद कर देते हैं, आखिर इनको कैप का क्या शौक चढ़ा हुआ है। तब इन्होंने बोला कि देखो मैं एसेसिंग ऑफिसर हूं और मुझे कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहते हैं एसएससी लोग, तो मैं पैसे नहीं खाता, मैं सिर्फ टोपियां लेता हूं, क्योंकि मेरे सर में एक भी बाल नहीं है और मुझे बचपन से कैप का बहुत शौक है, इसीलिए मैं उन लोगों से बोलता हूं भैया मुझे कैप दे दिया करो, ठीक है। तब इन्होंने बोला कि भाई आपको अगर पैसे नहीं लेने हैं तो आजकल के स्मार्टफोन के ज़माने में, मोबाइल के ज़माने में क्या आप कैप वैप ले रहे हो, बोलो कि फ़ोन दे दिया करे आपको। तो उसने बोला कि सेलुलर लिमिटेड का मामला है दूसरा, ठीक है। उसने बोला कि 2008 में जब मैं बॉम्बे में काम करता था, मुंबई में काम करता था, 2008 में जब मेरी पोस्टिंग मुंबई में थी, उस वक्त मैं मोबाइल लिया करता था, यानी कि सेलुलर लिमिटेड, ठीक है। तो सेलुलर लिमिटेड करके आपको याद रखना है, ठीक है, सेलुलर लिमिटेड करके आपको याद रखना है। ये 2008 का मामला है। तब उन्होंने बोला कि भाई सेलुलर लिमिटेड से मैंने जब मतलब उस वक्त एसएससी से मैं मोबाइल वगैरह सब लिया करता था बॉम्बे में जब मेरी पोस्टिंग थी, लेकिन मैं बॉम्बे से जब मेरी पोस्टिंग हट गई तो अब मैं इलाहाबाद में हूँ और मुझे मोबाइल में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए मैं टोपियाँ लेता हूँ केवल। तो कृष्णा कैप बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड 2015 का मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला, और दूसरा बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला, सेलुलर लिमिटेड का मामला, 2008 का मामला, दोनों का रेफरेंस जो है इस केस में, इस केस का रेफरेंस लिया गया, ठीक है। तो क्योंकि ये 2015 का केस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने आपको ये कहानी जो है वो सुनाई, क्योंकि रिसेंट आरटीपी में भी आपका ये कहानी दिया हुआ है 2016 के आरटीपी में। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं, एक सेक्शन होता है 263 सेक्शन होता है। अगर मान लो कि असेसिंग ऑफिसर भाई साहब का कोई ऑर्डर अगर कमिश्नर को क्या लगता है, प्रिजुडिशियल लगता है, ठीक है, या इरोनस लगता है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में, मतलब रेवेन्यू के हित में नहीं लगता है, तो उस सिचुएशन में उसके ऑर्डर को खारिज करते हुए वो 263 के तहत रिवीजन कर सकता है। 263 में कमिश्नर के पास पावर होता है, 263 में कमिश्नर के पास पावर होता है रिवीजन करने का पावर असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को। कृष्णा कैप बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड में क्या हुआ, ये जो कृष्णा एओ था, असेसिंग ऑफिसर था, उसने एसएससी की कुछ इंक्वायरी करी तो थी, लेकिन उसको नॉन मेंशन किया था, या फिर मतलब आपका रिकॉर्ड नहीं रखा था उसका, मतलब बहुत हद तक इंक्वायरी तो की हुई थी, उसके मामले को छानबीन किया हुआ था, लेकिन इसका रिकॉर्ड वगैरह सब जो रखा नहीं था। तो सवाल क्या उठता है कि 263 का रिवीजन क्या कमिश्नर कर सकता है? अगर मान लो कि उसको ये लगा, मतलब क्या लगा, कमिश्नर को ये लगा कि भाई कोई मैटर को उसने मेंशन नहीं किया है या डिस्कस ही नहीं किया है, मेरे हिसाब से उसने छोड़ दिया, उसको करना चाहिए था। मतलब क्या एओ ने अपना इंक्वायरी या डिस्कशन मेंशन नहीं किया और डायरेक्ट जो होता है वो डिक्लेयर्ड इनकम को डिसअलाउ कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट डिसअलाउ कर दिया या फिर अलाउ कर दिया, जो भी उसको डिसीजन लेना था असेसिंग ऑफिसर का वो कर लिया। तो क्या केवल इस ग्राउंड पर कि भैया आपने डिस्कशन नहीं किया या फिर आपने जो है रिकॉर्ड में लिखा नहीं है, तो क्या केवल इस ग्राउंड पर कमिश्नर 263 कर सकता है ये बोलकर कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है? ठीक है,
अब यहाँ पर बात ये आती है कि भाई इतना ज्यादा पावर दे दिया गया है कमिश्नर को, तो कमिश्नर तो चाहे भाई पर्सनल भी झगड़ा हो जाएगा उसका असेसिंग ऑफिसर के साथ, तो कोई ना कोई झगड़ा, कोई ना कोई मुद्दा उठा देगा और बोलेगा कि नहीं इसका ऑर्डर गलत है और 263 में रिवीजन होना चाहिए, इसका ऑर्डर, सारा ऑर्डर इसका गलत है, इसको 263 में रिवाइज करना चाहिए, ये घूसखोर है, इसको कुछ भी साबित कर सकता है असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो कमिश्नर के पास अगर मान लो कि ये 263 का पावर है रिवीजन करने का असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को, असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर तभी ही आप रिवाइज कर सकते हो जब आपको इरोनस लगा और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू लगा। ठीक है, अब जो इरोनस लगा उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है? हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि जो लिस्ट में कॉमन इंक्वायरी बताए गए हैं जो कमिश्नर के द्वारा, उसमें से ज्यादातर जो है असेसिंग ऑफिसर ने किया था, लेकिन मेंशन नहीं किया सारा का सारा चीजें, केवल पेपर बुक में लिखा था, मेंशन नहीं किया था। अब लिस्ट में 263 में क्या क्या कमिश्नर ने बताया था कि इसने सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट को वेरिफिकेशन नहीं किया। ठीक है, दूसरा कि आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं लिया, अनसिक्योर्ड लोन के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं की। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का कॉपी नहीं मंगवाया और शेयर होल्डर लोगों के जेन्युइननेस को वेरीफाई नहीं किया, या फिर आपका जो भी फ्रेट वगैरह सब एसएससी ने पे किया था उसका आपको डिडक्शन दे दिया। ठीक है, भले ही टीडीएस वगैरह सब नहीं काटा गया था उसके बावजूद भी। तो ये सारे जो होते हैं वो लिस्ट बनाकर कमिश्नर भाई साहब ने बोले कि इन सब की वजह से मैं रिवाइज कर दूंगा, असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर जो होता है उसको रिवीजन करना है मुझे, क्योंकि वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है। तो हाईकोर्ट के पास जब मामला गया तो हाईकोर्ट ने देखा कि ऐसी बात नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर ने अपना भेजा अप्लाई नहीं किया था, अपना दिमाग अप्लाई नहीं किया था, उसको जो चीजें लगी कि हाँ ये वेरीफाई करना है, उसने अपने पूरा होश हवास में सारी चीजों को वेरीफाई किया था। कृष्णा साहब ने, कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एसएससी है लेकिन असेसिंग ऑफिसर का नाम भी मैंने याद करवाने के लिए आपको कृष्णा बोल दिया। तो कृष्णा कैब बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हाईकोर्ट ने नोटिस किया कि जो लिस्ट में कमिश्नर भाई साहब ने बताया है उसमें से ज्यादातर असेसिंग ऑफिसर ने आपको वेरीफाई तो किया था लेकिन अपने पेपर बुक के अलावा लिखा नहीं, ऑर्डर में नहीं लिखा। ठीक है, कमिश्नर को 263 का पावर दिया गया है, इसका मतलब ये ना माना जाए कि असेसिंग ऑफिसर ने अपने इंक्वायरी या वेरिफिकेशन में अपना ब्रेन ही अप्लाई नहीं किया था हर केस में। ठीक है, हाईकोर्ट ने बोला कि केवल इंक्वायरी या वेरिफिकेशन को मेंशन नहीं करना 263 का वैलिड ग्राउंड नहीं माना जा सकता है और अकॉर्डिंगली 263 के रिवीजन को खारिज कर दिया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्टिलाइजर डेवलपर्स के बारे में। ठीक है, फोर्टिलाइजर डेवलपर्स के बारे में अब एक चीज गौर करो कि यहाँ पर इसको ध्यान से अगर पढ़ो तो यहाँ पर क्या लिखा है, फोर्टालेजा। ठीक है, तो क्या फोर्टालेजा, डेवलपर लोग कुछ फोड़ कर ले जा रहा है। ठीक है, बॉम्बे के डेवलपर लोग कुछ फोड़ के ले जा रहे हैं। तो फोर्टालेजा डेवलपर्स का केस 2015 का मामला। अब एक चीज तो आपको मालूम होगा कि असेसिंग ऑफिसर का पोस्ट होता है और कमिश्नर और कमिश्नर अपील का पोस्ट एक होता है, एक उससे जूनियर असेसिंग ऑफिसर हुआ। ठीक है, मतलब असेसिंग ऑफिसर एक ब्रॉड टर्म हो गया लेकिन हम लोग एक जनरल सेंस में मान के चलते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 116 में इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में बताया गया, उसका पूरा लिस्ट अभी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। तो असेसिंग ऑफिसर हो गया, उसके ऊपर मान लो कि कमिश्नर और कमिश्नर अपील हो गया, उसके ऊपर मामला आईटीएटी का हो गया, आईटीएटी के पास चला गया। अब जहां तक बात करते हैं कि कमिश्नर को अभी हम लोगों ने देखा कि असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर उसको प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू लगता है, इरोनस लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो 263 के तहत रिवीजन कर सकता है। 263 के तहत असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है। अब मामला जो था असेसिंग ऑफिसर के होते हुए फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी के पास चला गया। फर्स्ट एप्लेट अथॉरिटी ने भी अपना ऑर्डर सुना दिया। तो मामला जो होता है वो आईटीएटी के साथ सामने में पेंडिंग था। आईटीएटी के सामने में जो मामला था पेंडिंग था, मतलब ये कमिश्नर अपील से भी निकल चुका था, मामला आगे बढ़ चुका था। अब क्या बोलता है कमिश्नर कि असेसिंग ऑफिसर का वो वाला ऑर्डर जो था उसको हम रिवाइज करना चाहते हैं क्योंकि वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू था। ठीक है, प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू था, मतलब सारे नियम कानून को तोड़ता फोड़ता लेजा डेवलपर, बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला। तो फोड़ता लेजा डेवलपर्स 2015 बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला। ठीक है, अब ये जब इनके पास से इनके पास चला गया मामला, इनके आईटीएटी के पास पेंडिंग है, मतलब इनसे हायर अथॉरिटी के साथ पेंडिंग है, तब क्या वो रिवाइज कर सकता है? अभी हम लोग आगे आने वाले केस में एक डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर या डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर का केस जो है वो देखेंगे कि जब मामला आगे बढ़ जाता है, मतलब असेसिंग ऑफिसर का ये ऑर्डर है। ठीक है, अब ये ऑर्डर को मान लो, ठीक है, ये ऑर्डर को मान लो कि स्टार मार्क दिया हमने, ये ऑर्डर स्टार वाला जो ऑर्डर है इनका। अब ये स्टार ऑर्डर जो होता है यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया,
ठीक है, तो अब ये कमिश्नर अपील ने ऑर्डर पास किया तो ये ऑर्डर इस ऑर्डर से मर्ज हो गया, ठीक है, और फिर ये इन्होंने आईटीएटी ने ऑर्डर देगा तो वो भी मर्ज हो जाएगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अब मर्ज हो जाएगा, तो मर्ज वाले ऑर्डर को ही मतलब अब ये एओ का ऑर्डर जो है नॉन एग्जिस्टेंस माना जाएगा, मतलब अस्तित्व ही उसका समाप्त माना जाएगा, और जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मान लो इसको ओरिजिनल ऑर्डर बोलेंगे, ओरिजिनल ऑर्डर बोलेंगे तो ओरिजिनल ऑर्डर का अगर अस्तित्व ही समाप्त हो गया है तो उसको रिवाइज क्या खाक करेगा कमिश्नर, ठीक है, यानी कि उसके हाथ से तो मामला निकल चुका है, ये नहीं कि भाई सीनियर के पास चला गया इसकी वजह से हाथ से निकल चुका है, क्योंकि अब इस ऑर्डर का अस्तित्व ही नहीं रहा, और जो ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है उसको आप रिवाइज कहां से करोगे। तो यहां पर सवाल क्या उठा, सवाल इशू क्या था यहाँ पर कि क्या कमिश्नर अपील जो अगर मान लो उसका जो डिसाइड किया हुआ मामला है वो आईटीएटी के सामने में अगर पेंडिंग है, आईटीएटी के सामने में अगर पेंडिंग है तो भी क्या कमिश्नर अपना 263 का पावर यूज कर असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, ठीक है, ओरिजिनल ऑर्डर को। अब कमिश्नर अपील के पास जैसे ही असेसिंग ऑफिसर का मामला गया, असेसिंग ऑफिसर के हाथ से उसी वक्त निकल चुका था, ये हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया। पहली बात हाईकोर्ट ने ये ऑब्जर्व की। दूसरी बात हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व की कि जब आपका कंसेप्ट ऑफ मर्जर अप्लाई होता है तो जो ओरिजिनल ऑर्डर होता है उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, यानी कि नॉन एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर वो हो जाता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर अपील का ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद मामला जब आईटीएटी के साथ सामने में पेंडिंग है तो 263 का रिवीजन करना पॉसिबल ही नहीं है उस पार्टिकुलर मैटर पर जो आईटीएटी के सामने है, उस पार्टिकुलर मैटर पर जो आईटीएटी के सामने है। इसके बारे में हम लोग आगे कंसेप्ट में चर्चा करेंगे। मान लो कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर जो यहाँ पर आप मामला है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अब इन और इन मामले के ये और ये मामला पर कंसेप्ट ऑफ मर्जर अप्लाई हो गया, यानी कि आईटीएटी ने ऑर्डर दे दिया, तो ये जो एओ का ऑर्डर था अब ये बढ़ते बढ़ते आईटीएटी के ऑर्डर के साथ मर्ज हो गया, लेकिन इस पर आईटीएटी के पास ये 5 और 6 नंबर का मामला गया ही नहीं था। तो भले ही ये एओ का जो ये 1 और 2 जो होता है इसको 263 नहीं कर सकता है कमिश्नर, इसको 263 नहीं कर सकता क्योंकि इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, लेकिन पॉइंट नंबर 5 और 6 का 263 कमिश्नर कर सकता है, ठीक है, ये इनके पास पावर होता है। तो कंसेप्ट ऑफ मर्जर जो होता है वो पूर्ण रूपेण ऐसा नहीं है कि भाई 2 मैटर भी अगर यहाँ पर जो ऑर्डर था उसका 2 मैटर भी अगर आईटीएटी के पास चला गया तो एओ के हाथ से निकल गया, मतलब इसको रिवाइज किया ही नहीं जा सकता 6 का 6 को, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये 5 और 6 को अभी भी रिवाइज किया जा सकता है कमिश्नर के सामने। ये कंसेप्ट ऑफ मर्जर में आपने पढ़ा होगा जो आगे केसेस में हमें काम आएगा। अभी सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस देखते हैं, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस देखते हैं। इस केस में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। अब सैमसंग इंडिया लिमिटेड ये दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है। अब सैमसंग इंडिया लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इसको ऐसा लगता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनमें जो था 36 का आंकड़ा था, ठीक है, तो सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये बहुत ज़्यादा जो है चिढ़ा हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। इसको 148 का नोटिस आ गया, एस्केपिंग असेसमेंट करने वाला 148 का नोटिस आ गया। अब सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को बहुत ही गुस्सा आ गया कि यार क्या जब देखो मुंह उठा के 148 का नोटिस हमें भेज देते हैं। इसकी वजह से वो डायरेक्ट हाईकोर्ट पहुंच गया, दिल्ली हाईकोर्ट डायरेक्ट ही पहुंच गया, ठीक है। अब सवाल यहां पर क्या उठता है, 148 का नोटिस जब मिला सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है, असेसमेंट या रीअसेसमेंट करने के लिए, तो डायरेक्ट हाईकोर्ट पहुंचा। तो डायरेक्ट अगर हाईकोर्ट पहुंचा तो सवाल ये उठता है कि 148 का नोटिस लेकर एसएससी क्या डायरेक्टली जो होता है वो हाईकोर्ट में जा सकता है ऑब्जेक्शन करने के लिए कि ये आपका असेसमेंट या रीअसेसमेंट अनजस्टिफाइड और इलीगल है, फालतू का ये लोग मुंह उठा के 148 का नोटिस दे सकते हैं, क्या डायरेक्ट हाईकोर्ट जा सकता है। क्वेश्चन ये उठा, सवाल ये उठा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई जजमेंट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी देखा और ऑब्जर्व किया कई सारी बातें। अब यहाँ पर इशू आपने जान लिया, अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। 148 नोटिस मिलने पर एसएससी रीजन जान सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और असेसिंग ऑफिसर बाउंड होता है विद इन रीजनेबल टाइम 148 का जो नोटिस इशू किया है उसका रीजन बताने को। तो अब आपका एक्ट ही बोलता है कि आप रीजन जान सकते हो, पूछ सकते हो रीजन जानने के बाद अगर आपको जस्टिफाइड या वैलिड नहीं लगा तो एसएससी इंटाइटल होता है ऑब्जेक्शन करने के लिए इनकम टैक्स में ही,
और असेसिंग ऑफिसर बाउंड होता है एसएससी के सारे ऑब्जेक्शन को क्रॉस या फिर डिस्पोज करने के लिए बाय स्पीकिंग ऑर्डर। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिट पिटीशन आखिरी रास्ता होता है। हाईकोर्ट में जाने का जो रिट पिटीशन होता है, रिट पिटीशन जो होता है वो संविधान का पावर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पावर होता है। वो एक आखिरी रास्ता कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आपके पास एक्सेप्शनल केस हो तभी आप हाईकोर्ट का दरवाजा डायरेक्ट खटखटाओ। ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शनल केस है कि नहीं है ये जानने का कोई नियम नहीं होता है, केवल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 148 का नोटिस जो होता है वो मालाफाइड है, ठीक है, मालाफाइड है या फिर विदाउट वैलिड ग्राउंड इशू किया गया है, तब तो इलीगल और अनजस्टिफाइड माना जाएगा। मतलब डिपेंड करता है। हाईकोर्ट इस केस में हाईकोर्ट ने देखा कि एक्सेप्शनल केस या फिर मालाफाइड मामला नहीं है सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में। ऐसी सिचुएशन में जनरली 148 सबको इशू किया जा सकता है, इसीलिए अप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर नहीं है। इस सिचुएशन में इनकम टैक्स एक्ट के तहत ना जाकर आप डायरेक्ट बाईपास करके हाईकोर्ट चले जाओ, ठीक है। ये उचित नहीं है क्योंकि ये आपका मामला जो होता है वो एक्सेप्शनल केस या फिर मालाफाइड मामला नहीं है, ठीक है। आपका जो मतलब उनका ग्राउंड जो है इशू करने का, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस जो आपको 148 नोटिस इशू करने का है वो बिल्कुल सही है। वो आपसे कोई दुश्मनी नहीं निकाल रहा है, ऐसा सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में हाईकोर्ट ने बोला। अब बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला हम लोग देखते हैं, लार्क केमिकल का, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का। अब ये आपका डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर पर ही केस आ जाता है। ये केस आपका डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर पर केस आ जाता है। यहाँ पर इशू क्या था, यहाँ पर सवाल क्या उठा, यहाँ पर सवाल उठा कि सबसे पहले मान लो कि आपका असेसमेंट होता है 143 सबसेक्शन 3 में। आपका जो स्क्रूटनी वाला असेसमेंट होता है उसका ऑर्डर दिया गया था, ठीक है, स्क्रूटनी का ऑर्डर आया, ठीक है। अब ऑर्डर में जो था स्क्रूटनी जो हुआ था, मान लो कि ये जो ऑर्डर है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में स्क्रूटनी हुआ था मतलब आपका असेसमेंट है उसमें 6 मैटर थे करीब, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो 1 और 2 मैटर था, ठीक है, इसका 143 सबसेक्शन 3 हुआ, ठीक है। स्क्रूटनी असेसमेंट में इसका मेन रूप से ये मैटर को, ये सब्जेक्ट मैटर का असेसमेंट किया गया। उसके बाद मामला चला गया आगे और आगे जाकर 147 हुआ। 147 में रीअसेसमेंट हुआ। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 ये दोनों सब्जेक्ट मैटर का 147 हुआ। यहाँ पर ये दोनों सब्जेक्ट का हुआ था, अब ये दोनों सब्जेक्ट का आपका क्या हुआ, 147 में रीअसेसमेंट हुआ। अब सवाल ये क्या उठता है, यहाँ पर सवाल उठता है कि ये ऑर्डर और ये ऑर्डर आपस में क्या आप मर्ज मानोगे, ठीक है। क्या डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर तभी भी अप्लाई होगा 263 रिवीजन के टाइम लिमिट को जानने के लिए जब असेसमेंट का सब्जेक्ट मैटर और रीअसेसमेंट का सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो दोनों अलग अलग हो। तभी भी टाइम लिमिट आप कहां से देखोगे, जो आपका 263 का रिवीजन का टाइम लिमिट देखना ये वाले ऑर्डर से देखोगे या फिर ये वाले ऑर्डर से देखोगे। अगर आपको रिवीजन करना है तो ये सवाल उठा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर बोला गया कि अगर असेसमेंट का मैटर और रीअसेसमेंट का मैटर अलग अलग था तो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो होगा वो अप्लाई नहीं होता है। अलग अलग मैटर पर 263 करना, ठीक है। अब उस सिचुएशन में अगर 263 का रिवीजन करना है तो उस सिचुएशन में जिसका रिवीजन करना है, ये स्क्रूटनी असेसमेंट ऑफिसर का ऑर्डर जो था उसका रिवीजन करना है, तो ऐसी परिस्थिति में टाइम लिमिट ये वाले ऑर्डर से देखा जाएगा। टाइम लिमिट 263 का ये वाले ऑर्डर से देखा जाएगा। अगर 5-6 को नहीं का मामला नहीं है तो ये वाले ऑर्डर से टाइम लिमिट देखा जाएगा। ये कंक्लूजन आया। अब हम लोग बात करते हैं आईसीआईसीआई का केस। सेम टू सेम केस था आपका आईसीआईसीआई का केस। आईसीआईसीआई के केस में क्या बोला गया कि आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर होता है उसका मेन रोल क्या होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर का मेन रोल टाइम लिमिट जो होता है वो कोई भी आपका जैसे 263 करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है कमिश्नर, तो उसका टाइम लिमिट जो होता है वो आपको किस ऑर्डर से देखना है, ये वाले ऑर्डर से देखना है या फिर ये वाले ऑर्डर से टाइम लिमिट देखना है। ये मेन रोल होता है। अब जहां तक बात करते हैं, अब यहाँ पर मामला क्या उठा, यहाँ पर जो होता है आईसीआईसीआई बैंक के केस में, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के केस में मामला क्या उठा, यहाँ पर जो आपका असेसिंग ऑफिसर था उसने 143 सबसेक्शन 3 के तहत जो ऑर्डर दिया था उसमें उसने 2 मामले को कवर किया था। पहला मामला डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन के बारे में, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस।
इसको अलाउ किया था, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस का जो लॉस वगैरह सब हुआ था उसको अलाउ किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 147 हुआ था। 147 में एक मैटर कवर था, ठीक है। अब ये 143 के बाद 147 हुआ था, जो आपका स्केपिंग असेसमेंट होता है उसमें कोई अदर मैटर कवर था, अदर मैटर कवर था। अब जहां तक बात करते हैं कि कमिश्नर ने देखा कि ये जो होता है इसको अलाउ नहीं करना चाहिए था, ये प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, तो इसका ये वाला जो 143 स्क्रूटनी का ऑर्डर जो होता है उसको कमिश्नर जो था वो 263 में रिवाइज करना चाहता था। अब रिवाइज करना चाहता था तो कमिश्नर बड़ा चालू था, उसने देखा कि ये 143 सबसेक्शन 3 के नोटिस से अगर डेट काउंट करते हैं तो हमारा रिवीजन करने का टाइम लिमिट जो होता है वो टाइम बार्ड हो चुका है। यानी कि जिस यहाँ पर ये वाला जो ऑर्डर था वो फाइनेंशियल ईयर के बाद 2 साल बीत चुका है, यानी कि हम अब रिवाइज नहीं कर सकते हैं। कमिश्नर को ऐसा लगा। इसकी वजह से कमिश्नर ने क्या बोला कि वही असेसिंग ऑफिसर जो था मिस्टर राम, जिसने ये ऑर्डर पास किया था, उसने स्केपिंग किया था अदर मैटर के रिस्पेक्ट में, मिस्टर राम का ही ऑर्डर था। तो अब जहां तक सवाल ये उठता है कि हम लोग टाइम लिमिट जो 263 का टाइम लिमिट जो होता है 147 ऑर्डर के डेट से देखेंगे, 147 ऑर्डर के डेट से देखेंगे। अब ये जो कमिश्नर ने डिवीजन करने के लिए बोला तो एसएससी ने बोला कमिश्नर साहब जिस ऑर्डर के रिस्पेक्ट में असेसिंग ऑफिसर ने जो आपका ऑर्डर पास किया था वो ऑर्डर का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके एंड के 2 साल बीत चुके हैं, मतलब आपका रिवीजन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है। ये फॉरेक्स डिफरेंस मैटर को आप रिवाइज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इस पर कमिश्नर ने कहा तो क्या हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ मर्जर आप अप्लाई करो, 147 भी तो आपका हुआ है, 147 से तो टाइम बार्ड हमारा नहीं हुआ। 147 ऑर्डर का फाइनेंशियल ईयर बीते हुए अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि हमारा जो है वो टाइम बार्ड माना जाएगा। अब इस सिचुएशन में झगड़ा हो गया और मैटर जो होता है वो आपका पहुंच गया हाईकोर्ट तक। अब मैटर जो होता है वो हाईकोर्ट तक पहुंच गया, मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने बोला कि ना उससे पहले वाले मामले में कोई स्केपिंग इनकम का सिचुएशन था और ना ही डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, यानी कि इनमें स्केपिंग वाला सिचुएशन नहीं था, मामला ही अदर है। ये दोनों मामले में इसमें कोई स्केपिंग का सिचुएशन था ही नहीं और ये अदर मैटर पर स्केपिंग असेसमेंट किया जा रहा है क्योंकि दोनों मामले अलग अलग इशू से रिलेटेड हैं। इसीलिए 263 का जो आप ये जो इस मामले को चेंज जो करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो 263 में, ये टाइम बार्ड हो चुका है, ये टाइम बार्ड हो चुका है। तो लार्क केमिकल्स लिमिटेड 2014 का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का और दूसरा बॉम्बे हाईकोर्ट का आईसीआईसीआई बैंक का मामला, दोनों बॉम्बे हाईकोर्ट का केस, एक 2012 और एक 2014 का केस जो है वो आपको अगर हो सके तो बॉम्बे हाईकोर्ट भी एटलीस्ट बोलकर याद रखो। अब हम लोग बात करते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के बारे में, कर्नाटका हाईकोर्ट का मामला 2016 का। अब जो कमिश्नर का रिवीजन होता है उसमें 2 मामले आपने देखे होंगे, एक सेक्शन 263 में रिवीजन और एक 264 में रिवीजन। अगर मान लो कि 264 रिवीजन हो गया तो बैक गियर में आप नहीं जा सकते हो, मतलब 264 का रिवीजन के बाद 263 रिवीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। 263 का रिवीजन हो गया, उसके बाद 264 का रिवीजन करना है तो वो पॉसिबल है, लेकिन बैक गियर में आप नहीं जा सकते हो। 264 में रिवीजन हो गया तो 263 में आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। अब जहां तक बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या उठा कि क्या जब आपका 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर है, स्क्रूटनी का जो ये वाला ऑर्डर है, ठीक है, वो ऑर्डर जो होगा वो ऑलरेडी जो होता है उसको उस पर 264 रिवीजन हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, 264 रिवीजन हो चुका है, ये वाला एओ का ऑर्डर, और इसी ऑर्डर पे, इसी मैटर पे जो 264 का रिवीजन हो चुका है, कमिश्नर कर चुका है, ठीक है। अब यहां तक बात क्या करते हैं कि यहां पर ये जो मैटर है, सेम मैटर पर क्या आप 263 के तहत कमिश्नर रिवाइज कर सकता है, ठीक है। 263 के तहत क्या कमिश्नर रिवाइज कर सकता है, भले ही 264 हो चुका है उसके बावजूद भी, यही इशू था यहाँ पर। कैन द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 विच वाज सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड टू गिव इफेक्ट टू रिवीजन अंडर सेक्शन 264 बी लेटर ऑन सब्जेक्टेड टू रिवीजन अंडर सेक्शन 263, क्या वो सब्जेक्ट ऑफ रिवीजन है बाद में, यानी कि एक बार 264 हो गया तो ये वाला जो एओ का ऑर्डर था ये मर्ज हो गया इस ऑर्डर से। अब जब ये मर्ज हो गया तो एक बार उस ऑर्डर का आप अस्तित्व ही समाप्त हो गया, ये तो 264 वाला ऑर्डर बन गया। अब 264 वाले ऑर्डर को 263 में रिवाइज कर ही नहीं सकता है कमिश्नर।
एक बार ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जो 143 सबसेक्शन 3 वाला था वो 264 के री असेसमेंट से मर्ज हो जाता है तो उसका फॉर्म बदल जाता है। ये हाईकोर्ट ने बोला, ये हाईकोर्ट कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला, और ओरिजिनल ऑर्डर का एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाता है। मतलब नॉन एग्जिस्टिंग ऑर्डर को 263 में रिवीजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट का मामला था। अब हम लोग बात करते हैं सचित सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सचित सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अगले केस का मामला। दो सेक्शन के बारे में आपने बहुत अच्छे तरीके से जाना होगा। एक 10 का 34, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 34 जिसमें आपको डिविडेंड वगैरह सब मिलता है, उसमें आपको माफ होता है। दूसरा 10 का 38 जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वगैरह सब होती है या फिर आपका यूनिट्स होता है, ठीक है, तो उसको अगर ट्रांसफर करते हो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और उस पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड है तो उस सिचुएशन में जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो एग्जम्प्टेड होता है। अब जहां तक बात है कि 10 का 34 और 10 का 38 वाला इनकम था एक एसएससी भाई साहब का। अब ये एसएससी का नाम था सचित, ये थोड़े से बुर्बक थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे इसलिए थोड़े से बुद्धू थे। तो सचित सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सचित सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला है। ठीक है, सचित सॉफ्टवेयर एंड प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो बुर्बक असेसिंग ऑफिसर था ये क्या सोचता था, अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों को देखोगे कि खुद से अपना आईटीआर वाईटीआर फाइल करने के लिए चले जाते हैं, अपना ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं। उनके पास ये दो इनकम था। अब ये दो जो इनकम था इनका 1034 वाला और 1038 वाला वो एग्जम्प्टेड इनकम था। अब ये भाई साहब जब अपना ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर रहे थे, ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो वो एक गलती हो गई उनसे, ये जो आपका एग्जम्पशन में ना डालकर इसको इनकम में डाल दिया। अब इनको इनकम में, ये दोनों इनकम को इनकम में डाल दिया। अब जहां तक बात करते हैं कि एग्जम्पशन वाले शेड्यूल में ना डालकर इनकम वाले में डाल दिया। अब यहां पर 143 सबसेक्शन 1 में प्रोसेसिंग हुआ रिटर्न का, और इसको भी काउंट करते हुए स्क्रूटनी असेसमेंट में बोला गया कि हमें, डिपार्टमेंट बोलता है हमें टैक्स दो, टैक्स ड्यूज आपका है, हमें टैक्स दो। अब देखा कि भाई हमने तो टैक्स प्रॉपर्ली दिया था, ये टैक्स ड्यूज मेरे पास कहाँ से रह गया, कहाँ से आ गया। ठीक है, तब उसने गौर किया तो देखा, अरे तेरी के, ये तो हमने इनकम में डाल दिया है, हमने एग्जम्पशन वाले में डाला ही नहीं है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसने सोचा कि कोई तो रास्ता होगा, और अपने किसी दोस्त यार से, जान पहचान से कांटेक्ट किया। तो उसने बोला यार 154 में या तो रेक्टिफिकेशन हो सकता है तुम्हारा, या फिर 264 में आप रिवीजन करने के लिए कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दो, या 154 में आप रेक्टिफिकेशन करने के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास गुहार लगाओ। अब जहां तक बात करते हैं कि जब मामला कमिश्नर के पास गया, सेक्शन 264 में जब मामला कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर ने कहा कि 264 में एसएससी के मिस्टेक को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि कमिश्नर जो होता है वो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए बैठा है, आपका सेवा करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ है। और उसका बेचारों को डांट के भगा दिया, मतलब उसका रिवीजन पिटीशन जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब ये 154 के तहत तो रेक्टिफिकेशन जो होता है आपको एक रास्ता मात्र होता है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, लेकिन इनका रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम वाइम बीत गया होगा, तो बेचारे 154 तो इनका होने से रहा, इसलिए कमिश्नर के पास गए और कमिश्नर ने बोला कि हम आपका सेवा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, रेवेन्यू बढ़ाने वाले मैटर को ही केवल हम डील कर सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेवेन्यू बढ़ाने वाले मैटर को। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट तक गया और हाईकोर्ट ने कहा, रेवेन्यू मतलब जो डिपार्टमेंट था उस पर हाईकोर्ट ने बहुत जोर से गुस्सा करते हुए बोला, कमिश्नर से कहा कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए होता है, ताकि भारत का, देश का डेवलपमेंट हो सके, रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए होता है, ना कि एसएससी को लूटने के लिए बना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए बना है, ना कि लूटने के लिए बना है। जितना उसका ड्यू एंड पेबल अमाउंट होता है उससे ज्यादा कलेक्ट करने का हक ही नहीं है डिपार्टमेंट के पास, वो भी महज इस गलती के कारण कि बेचारे ने फिगर इधर का उधर कर दिया है, मतलब जो उनका एग्जम्पशन वाला फिगर था उसको इनकम साइड में डाल दिया है बाय मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीडीटी का सर्कुलेशन का एक सर्कुलर का जो है, जो कि इनकम टैक्स आने से 6 साल पहले आ चुका था 1955 में,
सीबीडीटी का सर्कुलर था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का, उसको रिफर किया। उसको रिफर करते हुए बोला, काफी पुराना सर्कुलर हो गया, मतलब ये इनकम टैक्स एक्ट पास होने से भी 6 साल पहले की बात है ये। तो वो सर्कुलर को रिफर करते हुए बोला कि असेसिंग ऑफिसर को एसएससी के मिस्टेक से एडवांटेज लेने का बिल्कुल हक नहीं है। सर्कुलर बोलता है 11 अप्रैल 1955 में इशू किया हुआ सर्कुलर ये बात बोलता है कि एसएससी के मिस्टेक से बेनिफिट लेने का, अनड्यू एडवांटेज लेने का डिपार्टमेंट को हक नहीं है। फिर हाईकोर्ट ने कमिश्नर को वापस से इस मैटर को कंसिडर करने के लिए कहा और बोला कि 154 में रेक्टिफिकेशन का जो एप्लीकेशन दिया है उसको बिना कमिश्नर के मतलब असेसिंग ऑफिसर को बोल दिया, आदेश दे दिया असेसिंग ऑफिसर को कि 154 का जो आपका एप्लीकेशन था रेक्टिफिकेशन का, आप इनको भूल जाओ, इनका ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, आप पहले से रेक्टिफाई करके इनका मामला को सुधारो। ठीक है, तो ये आपका सचित सॉफ्टवेयर एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला था। अब हम लोग बात करते हैं पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर का मामला। पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला। अगर मान लो कि एसएससी ने अपने रिटर्न में, अपना जो होता है रिटर्न था, उसका रिटर्न जो फाइल करता है रिटर्न था, उसमें कोई न्यू या एडिशनल जो होता है क्लेम करने के लिए उसको कंसिडर नहीं किया था, मतलब लीगली वो इंटाइटल था। ठीक है, कोई आपका क्लेम करने के लिए, चाहे वो न्यू क्लेम था या फिर एडिशनल क्लेम था, उसके लिए बेचारा वो इंटाइटल था। ठीक है, लीगली इंटाइटल था, लेकिन उसने आपका क्लेम नहीं किया, बेचारा भूल गया क्लेम करना। तो उस सिचुएशन में आपको पता है कि भाई उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करना है, रिवाइज रिटर्न। अब इस क्वेश्चन से आपको पता चला कि क्या रिवाइज रिटर्न के अलावा भी कोई रास्ता है, जो क्लेम करना भूल गया बेचारा, ठीक है, उसमें उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करने के अलावा भी कोई रास्ता है। ठीक है, तो यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1991 में जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस लिया। ये सब लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रेफरेंस लिया 1991 का, और 1998 का मामला एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड का मामला नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के केस को रिफर किया, जिसमें बोला गया कि अगर मान लो कि एप्लीएट अथॉरिटी के पास, ध्यान रहे मैंने यहां पर एप्लीएट अथॉरिटी वर्ड बोला है, असेसिंग ऑफिसर नहीं बोला है, कि शब्दों का इंपॉर्टेंस होता है। अगर मान लो यहां पर ये सब हाईकोर्ट ने क्या बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला था, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बॉम्बे हाईकोर्ट का मामला था, और ये आपका जो है एनटीपीसी का केस, ये शायद सुप्रीम कोर्ट का मामला था। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का केस, जिसमें बोला गया कि जो एप्लीएट अथॉरिटी है उसके सामने में एसएससी गुहार लगा सकता है कि मेरा क्लेम प्लीज अलाउ कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि एप्लीएट अथॉरिटी का डिस्क्रिएशन होता है, उसका विचार होता है कि वो अलाउ करे या ना करे, सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एप्लीएट अथॉरिटी का डिस्क्रिएशन होता है। एक हाईकोर्ट का जजमेंट जो होता है रिफर किया यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने, ठीक है, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, ये दोनों जजमेंट का रेफरेंस लिया, और इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेफरेंस लेते हुए कहा कि अगर सर्कमस्टांसेस या फिर टैक्स लॉ में चेंज के कारण क्लेम कर रहा है, ये जो क्लेम है वो परिस्थिति बदलने के कारण या फिर आपका टैक्स लॉ में चेंज के कारण जो क्लेम कर रहा है, तो भी आपका एप्लीएट अथॉरिटी जो होता है उसको अलाउ करना पड़ेगा अगर सर्कमस्टांसेस बदला या फिर लॉ में ही चेंज हुआ। फिर रेवेन्यू के वकील ने कहा बॉम्बे हाईकोर्ट को कि बॉम्बे हाईकोर्ट साहब, आप गोटेज इंडिया का मामला भी तो देखो। ठीक है, आप जो बात कर रहे हो उसमें आप गोटेज इंडिया लिमिटेड का भी मामला तो देखो। ठीक है, तो आपका क्या बोलते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट गोटेज इंडिया लिमिटेड, उसने साफ साफ बोला है कि अगर मान लो कि आप गुहार लगाने के लिए जाते हो असेसिंग ऑफिसर के पास कि हम क्लेम करना भूल गए, तो आपके पास रिवाइज रिटर्न ही मात्र एक रास्ता है। गोटेज इंडिया लिमिटेड ने ऐसा बोला है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो फिर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आश्चर्य के साथ बोला, बड़े आश्चर्य के साथ गोटेज इंडिया लिमिटेड के मामले को पढ़ा और बोला कि भाई आपने गौर नहीं किया, गोटेज इंडिया लिमिटेड ने बोला है असेसिंग ऑफिसर के बारे में कि असेसिंग ऑफिसर जो होता है वो आपके छोटे छाटे क्लेम को रिवाइज रिटर्न से ही कंसिडर कर सकता है, अदरवाइज स्टेटमेंट वगैरह या किसी तरह से नहीं कर सकता है। ठीक है, गोटेज इंडिया ने कहा कि आपका मतलब एसएससी कैनॉट क्लेम बिफोर असेसिंग ऑफिसर, ठीक है, एक्सेप्ट
एक ही रास्ता है उसके पास रिवाइज रिटर्न फाइल करने का, अगर आईटीआर में करना भूल गया तो। यहाँ पर हम बिफोर एप्लीएट अथॉरिटी की चर्चा कर रहे हैं, एप्लीएट अथॉरिटी के पास क्लेम करने की बात डिस्कस कर रहे हैं। इतने डिस्कशन के बाद भी आपका दिमाग नहीं खुला, ऐसा वकील को डांटा। और इतने डिस्कशन के बाद हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंक्लूड किया कि एसएससी क्लेम कर सकता है बिना रिवाइज रिटर्न के भी, केवल बिफोर एप्लीएट अथॉरिटी, ना कि असेसिंग ऑफिसर। यानी कि घुमा घुमा के ये मामले हैं, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, घुमा घुमा के इस मामले को ध्यान से आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के बारे में, अर्नेस्ट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का केस। अर्नेस्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड का केस, ये केस क्या बोलता है? सेक्शन 254 अगर आपको याद होगा, 254, ठीक है, जिसमें आईटीएटी जो होता है यानी कि ट्राइब्यूनल एसएससी या असेसिंग ऑफिसर को बताता है कि उनके ऑर्डर जो होता है, मतलब इनको आईटीएटी को इनको एसएससी बताता है कभी, या फिर असेसिंग ऑफिसर बताता है, या इनको खुद से एहसास होता है कि इनके ऑर्डर में मिस्टेक है, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, और ऑर्डर डेट का 4 साल बीता नहीं है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, मतलब टाइम बार्ड नहीं हुआ है, तो वो अपने ऑर्डर को क्या बोलते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इसके रिवीजन के, इसके रेक्टिफिकेशन करने की वजह से, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक करने की वजह से, अगर मान लो कि एसएससी का जो होता है वो लायबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है, ठीक है। तो आईटीएटी का रेक्टिफिकेशन जब मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो, उसके बारे में आपने सारी चीजें पढ़ी होगी। अब यहाँ पर सवाल क्या उठा? सवाल ये उठा कि ट्राइब्यूनल के पास ये भी पावर होता है कि वो खुद के डिसीजन से करेक्टनेस को रिव्यू कर सके या री अप्रिसिएट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर गौर करो कि रिव्यू और री अप्रिसिएट कर सके, ठीक है। तो ये इनके दिमाग में आया कि भाई मेरे पास तो ये भी पावर है, ठीक है। तो डज द एप्लीएट ट्राइब्यूनल हैव पावर टू रिव्यू और री अप्रिसिएट द करेक्टनेस ऑफ इट्स अर्लियर डिसीजन अंडर सेक्शन 254 सबसेक्शन 2। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अलग चीज होता है, रेक्टिफाई करना, मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करना, और ये रिव्यू करने की बात और री अप्रिसिएट करने की बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सेक्शन 254 का सबसेक्शन 2 होता है, ठीक है, उसका पावर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए, वो भी मिस्टेक अगर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड हो तो। अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब दो व्यू नहीं है, प्राइमा फेसी क्लियर है, ठीक है, मतलब जाहिर है, कोई भी दो ओपिनियन, दो व्यूज या आर्गुमेंट का सवाल नहीं उठता है। मतलब मेरिट पर किसी दो या किसी अलग अलग सिचुएशन में, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, रिव्यू या री एप्रिसिएशन नहीं कर सकते हो अपने अर्लियर डिसीजन को, मेरिट पर आप दोबारा से उठा नहीं सकते हो उस बात को। ये अर्नेस्ट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का केस में 2010 का मामला है, काफी पुराना मामला है अर्नेस्ट एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का केस। आपके एग्जाम में कभी कभी 2010 के मामले भी पूछ दिए जाते हैं, पुराना मामला भी उठा के पूछ दिया जाता है, इसलिए आपको अलर्ट रहना है, आप कहीं पर भी रिस्क नहीं ले सकते हो किसी प्रकार से। अब हम लोग बात करते हैं लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड का केस, ठीक है, लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड का केस। अब ये एफबी से आपको फेसबुक समझ में आ रहा होगा, ये फुल बेंच का मामला है, दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो सवाल उठा कि क्या ट्राइब्यूनल अपना 254 का रेक्टिफिकेशन पावर जो होता है, रेक्टिफिकेशन पावर के तहत मिस्टेक जो उसने अपने ऑर्डर में किया था उसके नाम पर सारे के सारे मामले को वापस से रिकॉल कर सकता है, मतलब हर एक सबूत और गवाह को वापस से बुला सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं, जो ट्राइब्यूनल बोल रहा है, हम सिर्फ रेक्टिफाई करना चाहते हैं, हम सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन क्या वो अपने सारे के सारे सबूतों और गवाह को वापस से इंटायरली रिकॉल इट्स ऑर्डर इन इंटायरली, मतलब पूरी बात, पूरे फाइल को वापस से खोलो, पूरी चीजों को वापस से लाओ, करना है हमें रेक्टिफिकेशन ही। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कुछ रिव्यू या री अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं ऑन मेरिट, हम पुराने सबूतों को फिर से एक बार गो थ्रू करना चाहते हैं। तो क्या वो रिकॉल कर सकता है इट्स ऑर्डर इन इंटायरली? क्वेश्चन ये उठा लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड के केस में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि ट्राइब्यूनल के पास अपने जजमेंट को रिव्यू और री अप्रिशिएट करने का पावर नहीं होता है अगर मेरिट पर रिव्यू और री अप्रिशिएट करना चाहता है, ठीक है, नए सबूतों के आधार पर और नए गवाहों के आधार पर। ऑन मेरिट का मतलब क्या हो गया, कुछ ना कुछ नया मिला। ऑन मेरिट का मतलब कुछ ना कुछ नया मिला, मतलब आप रिव्यू कर रहे हो,
अगर कुछ नई बात अगर आप देख रहे हो या फिर रीअप्रिशिएट कर रहे हो ऑन मेरिट, तो इसका मतलब आईटीएटी के पास ये पावर नहीं होता है कि नए सबूतों और नए गवाहों को आप कंसिडर करो और तब जाके आप रेक्टिफिकेशन के नाम पर इसका फायदा उठाओ। ये नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो कि उसका जो एग्जिस्टिंग सबूत था जिसके आधार पर उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया था, उसमें उसको लग रहा है कि सबूत में कुछ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड रह गया था, ठीक है, तो उसको आप रीअप्रिशिएट करना नहीं चाह रहे हो या फिर रिव्यू करना नहीं चाह रहे हो, ऑन मेरिट आप कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने ये सारी बातों को देखते हुए ये कहा कि अगर रिकॉर्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के लिए कर रहा है, मतलब रिव्यू और रिकॉल करने में शब्दों में अंतर है, रिकॉल कर रहा है, ठीक है, ताकि अपने एरर को, ओमिशन को या मिस्टेक को सुधार कर सके, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है अपने मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को सुधार करना, और रिकॉर्ड को सुधार करने के लिए फिर से एक बार देखना चाह रहा है, गो थ्रू करना चाह रहा है, तो रिकॉल करने से उसको रोकना गलत है, मतलब उसको रोकना उचित नहीं है। यानी कि एरर, ओमिशन या मिस्टेक के कारण अगर मान लो कि वो रिकॉल कर रहा है आईटीएटी, तो उसको आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड को रेक्टिफाई करने का अधिकार उसको लॉ में दिया गया है, आईटीएटी को। अब हम लोग बात करते हैं अगले केस के बारे में। अगला केस है आपका मेघालय स्टील्स लिमिटेड का केस, ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।